लोन पर घर लेने के बाद लोन भरने का प्रेशर उस पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। ऐसे में वो जल्द से जल्द अपने पुराने घर को बेचकर उसका अच्छा दाम उठा सकता था, वो भी तब जब सामने से ग्राहक मिल रहा हो। इसका एक और कारण था, जिस वजह से मकान मालिक इस घर को बेचना चाहता था। असल में इस पुरानी सोसाइटी को जल्दी ही डेमोलिश किया जाने वाला था और उसके बाद सरकार इन लोगों को जो भी पैसे देती उसी में इन लोगों को काम चलाना पड़ता। पर यह बात अभी तक ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी। ऐसे में मकान मालिक जल्द से जल्द इस घर को बेचकर अच्छे दाम पर पैसा कमा लेना चाहता था, क्योंकि डेमोलिशन के बाद उसमें मकान मालिक कुछ भी नहीं कर सकता था। ऊपर से अगर मकान मालिक सिर्फ घर को रेंट पर देगा तो हर महीने उसे रेंट के पैसे के लिए बातचीत करनी पड़ेगी और इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें उसे आती रहेंगी। यही सब सोचकर मकान मालिक घर बेचना चाहता था, पर लास्ट मोमेंट पर मकान मालिक के बेटे ने घर बेचने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस घर से काफी अटैच्ड था। अगर कार्तिक चाहता तो पैसे फेंक कर अपनी गुंडागर्दी करके 2 मिनट में ये घर खरीद सकता था। वो जानता था कि अगर तानिया को पता चला कि कार्तिक ने ये घर किराए पर नहीं लिया है बल्कि खरीदा है, तो उसे कार्तिक पर शक हो जाएगा और हो सकता है कि वो आगे चलकर कार्तिक पर विश्वास ही ना करे। कार्तिक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और सिर्फ रेंट पर घर ले लिया। वैसे भी कार्तिक यहाँ ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं था। जैसे ही एक बार तानिया उसके साथ चलने के लिए मान जाएगी तो कार्तिक डेफिनेटली इस जगह को छोड़कर तुरंत अपने आइलैंड पर चला जाएगा। वैसे तो मकान मालिक ने 1 महीने का किराया 10,000 रुपए बताया था, पर कार्तिक ने पहले ही पूरे साल का किराया मकान मालिक को दे दिया था, ताकि इस दौरान कुछ भी अगर हो तो मकान मालिक बिना वजह उस पर सवाल दागने शुरू ना कर दे। लगभग आधा दिन निकल चुका था। कार्तिक ने अपना जरूरी सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया। सब काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे और अभी तक रात हो चुकी थी। स्कूल से आने के बाद तानिया खुद के घर जाने की बजाय कार्तिक के घर गई और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। ऑफकोर्स उसे पहले ही पता चल गया था कि कार्तिक और मकान मालिक के बीच में बात हो गई है और कार्तिक यहीं पर रुक रहा है। वहीं जब दरवाजे पर कार्तिक ने तानिया की आवाज सुनी तो उसके मन ही मन में बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो खुश था कि उसने जल्दबाजी में कोई और घर नहीं लिया और सही वक्त का इंतजार करके तानिया के बगल वाला घर किराए पर ले लिया। जल्दी ही कार्तिक ने दरवाजा खोला और तानिया अपने दोनों हाथ को अपनी पीठ पर बांधकर आराम से वॉक करती हुई अंदर आ रही थी। एक नजर पूरे घर को देखने के बाद तानिया ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। तुमने एक ही बार में पूरे साल का किराया दे दिया। आई मीन 1,20,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ही कार्तिक ने तानिया की बात सुनी तो उसे मन ही मन मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कार्तिक ने मन ही मन मकान मालिक को गाली देते हुए कहा, उस पुट्ठे के पेट में एक बात नहीं बचती, क्या जरूरत थी ये सब कुछ तानिया को बताने की, सिर्फ अपने तक भी तो रख सकता था। मन ही मन मकान मालिक को गाली देने के बाद कार्तिक ने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। तानिया को जवाब देते हुए फिर बोला, हाँ वो मैंने अपनी सारी सेविंग्स घर का किराया भरने में ही लगा दी और अब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूज होते हुए कार्तिक से पूछा, तुम यहाँ पर काम करके पैसे कमाने के लिए आए हो, तुम्हें अपनी सारी कमाई इस तरह एडवांस में घर का किराया भरने में नहीं लगानी चाहिए थी ना? तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब सा है? तानिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कार्तिक ने उसे बीच में ही रोकते हुए और समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत तुम्हें थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। वो क्या है ना कि मैं पूरे साल यहीं पर काम करूँ और किराए पर घर लेने से कोई मकान घर नहीं बन जाता ना। घर वाली फीलिंग लाने के लिए मैंने पहले 1 साल का किराया दे दिया, ताकि मुझे हर महीने पैसे ना भरने पड़े और आराम से मैं अपने काम पर फोकस कर सकूं। और वैसे भी हम लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं ताकि आराम की जिंदगी जी सके। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने अपने सिर को थोड़ा सा कस लिया और कार्तिक की बात को समझने की कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने झटक कर ये सारे आइडियाज एक तरफ कर दिए और कार्तिक से फिर बोली, मुझे सच में अभी भी कुछ समझ नहीं आया। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी। क्या तुम्हें रोज की जरूरत का कोई सामान चाहिए? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं अपने घर से तुम्हारे लिए अभी थोड़ा सामान ला देती हूँ। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जो सामान चाहिए वो सब यहाँ पर है और मैं इन सब में एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। असल में जब मकान का मालिक घर को खाली करके जा रहा था तो घर में जो भी जरूरी सामान था जैसे फर्नीचर, बाकी अप्लायंसेज, वो सब यहीं पर रह गए थे। इसीलिए यहाँ आने के बाद कार्तिक को बस अपने पर्सनल इस्तेमाल की चीजें ही खरीदने की जरूरत थी। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने पहले ही ये देख लिया था कि उसकी बहन इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई है, इसीलिए वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ सोचकर कार्तिक ने तानिया से कहा, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए, वहां जाकर आराम करना चाहिए। तुम इस वक्त काफी थकी हुई सी लग रही हो। जैसे ही तानिया ने कार्तिक की बात सुनी तो अचानक ही उसका दिल थोड़ा सा इमोशनल हो गया, क्योंकि पिछले कई सालों से किसी ने उसे समझाने या उसका ख्याल रखने की कोशिश भी नहीं की थी और वहीं आज एक अनजान लड़का कार्तिक उसकी इतनी परवाह कर रहा था। ये सब देखकर तानिया को ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक से उसका किसी जन्म का कोई पुराना नाता हो। तानिया की आंखें हल्की सी गीली हो गई थी और उसने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, ठीक है मैं अब चलती हूँ, गुड नाइट। कार्तिक ने तानिया को गुड बाय कह दिया, पर जल्दी से उसे कुछ याद आया और उसने भागते हुए तानिया के पास जाकर कहा, 1 मिनट, तुम भूखी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट देने वाला हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम कब फ्री हो और तुम्हें आना ही होगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही तुमने घर किराए पर लेकर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, अब और ज्यादा खर्च मत करो। कार्तिक ने जब देखा कि तानिया मान नहीं रही है तो उसने जोर देते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम्हें खाना खिलाने के कितने पैसे लग जाएंगे? असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हारी मदद की थी तो तुम मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती हो। कार्तिक को इतनी बार कहते हुए देखकर फाइनली तानिया मान गई और उसने कार्तिक से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, जब मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना कहकर तानिया अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कार्तिक कुछ देर तक उस दरवाजे को देखता रहा और उसके बाद धीरे से अपने घर का दरवाजा बंद करके अचानक से जोर जोर से नाचने लगा। इस वक्त कार्तिक लिटरली भांगड़ा कर रहा था।
कार्तिक यहाँ पर तानिया से फैमिलियर होने तो आया था और धीरे धीरे अब तानिया कार्तिक के साथ थोड़ी फ्री हो रही थी और फॉर्मेलिटी को एक तरफ कर रही थी। ये बात कार्तिक को अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि कार्तिक डायरेक्ट अपनी बहन को गले लगाकर उसे बताना नहीं चाहता था कि वो उसका भाई है। उसे अभी अभी पता चला है कि तानिया उसकी बहन है और वो चाहता है कि तानिया उसके साथ उसके आलीशान घर में रहे, ना कि इस छोटी सी सोसाइटी में। पर दिक्कत ये थी कि तानिया और कार्तिक दोनों की पहचान अलग अलग थी और कार्तिक तो ये भी नहीं जानता था कि तानिया को पता भी है या नहीं कि कार्तिक के पापा ने तानिया को अपनाने से मना कर दिया था, या फिर तानिया की माँ ने उसके पापा को तानिया के बारे में बताया ही नहीं था। कल को अगर ये बात तानिया को पता चलेगी तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। हो सकता है कि वो अपने पापा से नाराज हो और उसका गुस्सा वो कार्तिक पर निकाले और कार्तिक के साथ आने से मना कर दे। यही सब सोचकर कार्तिक डर रहा था और यही सब सोचकर उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना सही समझा। जहां एक तरफ कार्तिक के पास तानिया को अपनी सच्चाई ना बताने का कारण था, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक खुद भी धीरे धीरे अपनी बहन को अच्छे से जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसकी बहन की असली पहचान क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसे रहती है, ताकि कार्तिक आगे चलकर उसी हिसाब से बाकी डिसीजन ले सके। अभी तक कार्तिक को इतना तो समझ में आ गया था कि तानिया एक सुलझी हुई लड़की है और कैरेक्टर से बहुत अच्छी है और वो लोगों की मदद भी करती है, अपने काम से काम भी रखती है। फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पर कार्तिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी सौतेली बहन को लेकर कार्तिक काफी ज्यादा इमोशनल है। कार्तिक को एक बात तानिया की सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी और वो ये थी कि तानिया अपने घर के इस माहौल के बावजूद अपनी पर्सनैलिटी को कभी बदलती नहीं थी, बल्कि वो हमेशा इन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती थी। वो जानती थी कि उसके पापा और उसके भाई दोनों ही उसे पसंद नहीं करते हैं और उसकी माँ भी इस वक्त उसे किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके बावजूद तानिया हार नहीं मान रही थी और खुद के लिए स्टैंड ले रही थी। इसी तरह खुश होकर कार्तिक रात को सो गया और सुबह अचानक से उसका फोन बजने लगा। कार्तिक ने देखा कि इस वक्त मैगी उसे फोन कर रही है। कार्तिक ने ध्यान से अपने आसपास कान लगाने की कोशिश की, क्योंकि तानिया का घर कार्तिक के घर से बिल्कुल सटा हुआ था और इस वजह से दोनों घरों में एक दूसरे की आवाज जाती थी। कार्तिक ने जब ध्यान से कान लगाया तो पता चला कि वहाँ बहुत ज्यादा शांति है और शायद सुबह होने की वजह से सब लोग सो रहे हैं। और यही सब सोचकर उसने मैगी का फोन उठाते हुए कहा, हाँ मैगी तुम यहाँ आ जाओ। कार्तिक यहाँ अभी अकेला रह रहा था, उसे कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। इसीलिए जब सब लोग सोने चले गए तो कार्तिक ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और मैगी को अपने घर पर बुला लिया ताकि वो लोग भी थोड़ा आराम कर सकें, क्योंकि दूर रहकर भी सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सुबह सुबह जल्दी ही कार्तिक तैयार होकर तानिया के स्कूल जाने लगा ताकि अपनी बहन की लाइफस्टाइल के बारे में और अच्छे से जान सके। जैसे ही कार्तिक ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने ही उसे लकी दिखाई दिया। इस वक्त अपने स्कूल जाने की वो तैयारी कर रहा था। जैसे ही लकी ने कार्तिक को अपने घर के बगल वाले घर से निकलते हुए देखा तो वो 1 मिनट के लिए दंग रह गया। उसने उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी कि इतने टाइम से खाली पड़े इस पुराने घर पर कोई रहने आएगा। लकी ध्यान से कार्तिक को देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कार्तिक को कहीं देखा है। कुछ देर तक कार्तिक को घूरने के बाद उसे याद आया कि वो और कार्तिक कहाँ मिले थे। जैसे ही लकी ने कार्तिक को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने ऑलमोस्ट अपना मुंह बनाते हुए कार्तिक से कहा, ओह तो तुम हो, तुम जैसा गरीब आदमी हमारे घर के आसपास क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या लकी करेगा कार्तिक और तानिया के बीच दूरी लाने का? तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कार्तिक से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो? कार्तिक के मन में भी लकी को लेकर कोई अच्छा इंप्रेशन तो था नहीं, हालांकि वो उसे नफरत भी नहीं करता था। कार्तिक ने एक नजर ऊपर उठाकर ध्यान से लकी को देखा। वो अपने आप को इस बेवकूफ बच्चे से बात करने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए लकी की बात का कोई भी जवाब दिए बिना कार्तिक वहां से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे जाने लगा। पर किसने सोचा था कि लकी कुछ ऐसा कर देगा। वो जल्दी जल्दी कार्तिक के पीछे जाने लगा और उसे वहीं रोककर पीछे की तरफ खींचकर बोला, ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरे हो क्या? तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? लकी की बात सुनकर कार्तिक ने उसका मजाक बनाते हुए एक sarcastic स्माइल दी और उससे बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चे के साथ उसे वेस्ट करूं, इसलिए बेहतर होगा कि जहां जा रहे हो चुपचाप चले जाओ। जैसे ही लकी ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा बच्चा कहने की? तुम सच में बहुत ज्यादा घमंडी हो। लकी की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, अपने आप को देखो, तुम छोटे बच्चे से ज्यादा और क्या लगते हो? तुम्हारे सिर पर अभी पूरी तरह से बाल भी नहीं आए। और इतना कहकर कार्तिक ने अपना हाथ लकी के हाथ से छुड़ाया और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ लकी ने जब देखा कि कार्तिक उसे भावी नहीं दे रहा है और उसकी इंसल्ट किए जा रहा है तो उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, तू भिखारी जैसा आदमी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने अपने आप को कहीं का बादशाह समझ रहा है? बस तू वेट कर, वैसे भी अब तो तुझे मेरी आंखों के सामने ही रहना है। अगर तू भागना भी चाहे ना तो भाग नहीं पाएगा, जल्दी ही मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए लकी ने कार्तिक के बारे में सारी बातें कही और फिर अपनी साइकिल लेकर जल्दी से स्कूल चला गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इस वक्त सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान था। वो अभी अपनी किसी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो चलकर अपने पड़ोस में बने बस स्टैंड पर गया और आराम से बस के आने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही कार्तिक को एक बस मिल गई और लगभग 3 स्टॉप के बाद कार्तिक उस बस से उतर गया, क्योंकि वहां पर माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से एक स्कूल था जिसमें तानिया पढ़ाई करती थी। ये स्कूल कोई हाई-फाई स्कूल नहीं था बल्कि एक ऑर्डिनरी स्कूल था। तानिया मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, इसीलिए अच्छे स्कूल में पढ़ना उसके बस की बात नहीं थी और फिर जिस जगह वो लोग रहते थे वहां आसपास कोई भी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तानिया इस वक्त जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसकी बिल्डिंग काफी पुरानी थी और इस स्कूल में जो फैसिलिटीज थी वो भी काफी कम थी। फिर भी इस स्कूल को ओल्ड इज गोल्ड कहकर बुलाना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर सारे टीचर्स काफी अच्छे थे और इस वक्त स्कूल में सेल्फ स्टडी पीरियड चल रहा था जिसमें बच्चों के रीडिंग लगाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। स्कूल के बाहर आती इस आवाज को सुनकर कार्तिक मन ही मन काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि क्लास के अंदर उसकी बहन इस वक्त कितनी ज्यादा मेहनत कर रही होगी ताकि अच्छी स्कॉलरशिप लेकर वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। पहले दिन जब कार्तिक ने तानिया को देखा था तो वो काफी कम बात कर रही थी
पर पिछले कुछ दिनों में कार्तिक इतना तो समझ गया था कि तानिया उस तरह की लड़की नहीं है जिसे ज्यादा बोलना या घुलना मिलना पसंद हो, बल्कि वो तो एक जिंदा दिल लड़की है जो सबसे बातें करती है और हमेशा खुश रहती है। पिछले कुछ दिनों में कार्तिक ने इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। कार्तिक ने अपने मन में सोचा अगर उसके घर के माहौल की वजह से उसकी बहन की जिंदगी पर कोई भी असर पड़ता तो कार्तिक तानिया के सौतेले बाप के इतने टुकड़े करता जितने उसने सोचे भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था कि जिसकी वजह से कार्तिक लकी को पसंद नहीं करता था। वो जानता था कि लकी और उसके पापा का व्यवहार तानिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि अपनी बहन को इतना खुश देख के कार्तिक समझ गया था कि शायद सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सोच रहा था। वैसे तो कार्तिक जानता था कि उसकी बहन को इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आगे चलकर उसकी बहन एक लग्जरी और आलीशान जिंदगी जीने वाली है और उसके लिए तानिया को किसी भी तरह की पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कहते हैं कि अगर इतना पैसा आ जाए जो संभाला ना जाए तो इंसान खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब तानिया को पता चले कि वो तो अरबों खरबों की मालकिन है तो उस वक्त तानिया पर पैसों का कोई घमंड चढ़े और वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम के नाम पर बर्बाद कर दे। इसीलिए कार्तिक जानना चाहता था कि उसकी बहन की लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी इस वक्त कैसी है ताकि वो आगे चलकर उसे संभाल सके। कार्तिक अभी भी स्कूल के बाहर किसी न किसी बहाने से चक्कर लगा रहा था और जब मॉर्निंग सेल्फ स्टडी का पीरियड पूरा हुआ तो क्लास से बहुत सारे बच्चे बाहर आकर कैंटीन में नाश्ता करने लगे। हालांकि इस दौरान ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो बाहर सड़क पर जाकर रोड साइड फूड खा रहे थे। इस माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट नहीं था। बच्चे आराम से बाहर जाकर नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा सकते थे और क्लास शुरू होने से पहले वापस आ सकते थे। उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। कार्तिक ने जब देखा कि सब बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ रुकना चाहिए या फिर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि तानिया भी कभी भी बाहर आ सकती थी। कार्तिक अपनी उलझन में खोया हुआ था। तभी अचानक से उसकी मुलाकात तानिया से हो गई। जैसे ही तानिया ने कार्तिक को अपने स्कूल के बाहर देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई और हैरान होते हुए उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे स्कूल के बाहर? तानिया ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उसके स्कूल के गेट के बाहर इतनी सुबह सुबह दिखाई दे जाएगा। तानिया की दोस्त गोलू भी तानिया के साथ ही थी। जब उसने कार्तिक को यहाँ आज देखा तो वो काफी हैरान हो गई और हैरान होते हुए बोली, हैंडसम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कहकर अचानक ही उसके दिमाग में कोई बात आई और उसे एहसास हुआ कि तानिया ने अभी अभी कार्तिक को उसका नाम लेकर बुलाया था। ये बात जानने के बाद गोलू और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और उसने परेशान होते हुए तानिया से पूछा, तुम्हें इस लड़के का नाम कैसे पता है और तुम आपस में एक दूसरे से मिले कब? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? गोलू के इतने सारे सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, कल तुम्हारी दोस्त तानिया ने मुझे रेंट पर एक घर लेने में मदद की थी और ये घर मैंने उसके घर के बिल्कुल पास में ही लिया, इसीलिए मैं इसे जानता हूँ। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो हैरानी से उसका मुंह आधा खुला रह गया और आंखें एकदम फैल गई। गोलू कभी हैरानी से कार्तिक को देख रही थी तो कभी तानिया को, और उसके बाद उसने शॉक होकर कहा, तानिया कार्तिक तुम्हारे घर के बिल्कुल बगल में रहता है? गोलू का सवाल सुनकर तानिया ने बहुत कैजुअल होते हुए कहा, हाँ इसने अभी तो बताया कि ये मेरे घर के बिल्कुल बगल वाले घर में रहता है, वो घर काफी टाइम से खाली था ना। तानिया की बात सुनकर गोलू ने जो दिमाग में आया वो कहना शुरू कर दिया, वाह तुम दोनों का सही है, अब तो तुम दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलते होंगे है ना। जैसे ही तानिया ने गोलू की बातें सुनी तो उसे थोड़ी शर्म आने लगी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसने गोलू को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और दूसरी तरफ कार्तिक एक तरफ कोने में खड़ा हो गया और उसने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तभी तानिया को कुछ याद आया और उसने कार्तिक से फिर से सवाल करते हुए पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तानिया को फिर से वही सवाल करते हुए देखकर कार्तिक कुछ देर के लिए परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जवाब तो क्या दे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद, थोड़ा सोचने के बाद कार्तिक ने तानिया से कहा, वो मैं यहाँ पर आसपास घूमने आया था और देख रहा था कि यहाँ कोई जॉब है जो मैं कर सकता हूँ। इस बार कार्तिक ने जो बहाना ढूंढा था वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा था, क्योंकि कार्तिक का ये बहाना सुनने के बाद तानिया ने उससे और कोई सवाल जवाब नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को देखकर इस वक्त गोलू और ज्यादा पजल्ड हो गई थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। कार्तिक अपने आसपास देखने लगा और फिर तानिया से बोला, कल हमारी बात हुई थी, मैं तुम्हें लंच या डिनर के लिए इन्वाइट करूंगा, क्यों ना हम लोग अभी कोई अच्छा सा नाश्ता कर ले? वैसे भी हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं तो अभी तुम लोगों को मैं ट्रीट दे देता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने फिर से उसे मना करते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तानिया की बात सुनकर कार्तिक कुछ कह पाता उससे पहले ही गोलू ने थोड़ा नाराज होते हुए तानिया से कहा, क्यों नहीं? अगर वो कह रहा है कि वो हमें ट्रीट देना चाहता है तो तुम्हें लेने में दिक्कत क्या है? हम लोग ट्रीट जरूर लेंगे, पर नाश्ता ये ट्रीट कौन देता है? अगर तुम हम लोगों पर खर्च करना ही चाहते हो तो कोई बड़ी सी ट्रीट दो ना। जैसे ही तानिया ने अपनी दोस्त गोलू की बात सुनी तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गोलू एक अनजान आदमी को कैसे ये सब कुछ करने के लिए कह सकती थी। उसने जल्दी से गोलू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से उसे कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम उन्हें जानती भी हो और वैसे भी कार्तिक ने अभी अभी किराए पर घर लिया है। इतना खर्च करने के बाद भी तुम उन्हें बड़ी ट्रीट देने के लिए कह रहे हो। तुम अभी कभी उनसे मना करो, हम उनका खर्चा नहीं करवाएंगे। जैसे ही गोलू ने अपनी दोस्त तानिया की बात सुनी तो वो मुंह बनाते हुए बोली, खाना खिलाने में कितना ही पैसा लग जाएगा और वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वापस स्कूल जाना पड़ेगा और इसीलिए अभी के लिए हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से कार्तिक के साथ बैठकर लंच या डिनर करेंगे। अपनी गोल मटोल दोस्त की बातें सुनकर तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसकी दोस्त इतनी ज्यादा फ्री कैसे हो सकती थी? तानिया कुछ भी कहती उससे पहले ही गोलू ने कार्तिक से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सही कह रही हूँ? कार्तिक को तो हाँ कहना ही था, वो भी यही चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत सहमत होते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्रेकफास्ट भी कोई ट्रीट देता है क्या?
जब भी तुम लोगों के पास टाइम होगा मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा, तुम लोग मुझे बता देना। गोलू ने जब देखा कि कार्तिक उसकी बात से सहमत हो चुका है तो उसने इतनी बड़ी मुस्कान दी कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो इस वक्त बास्केटबॉल की तरह लग रही थी। गोलू खुश होते हुए बोली, ये डील है, तुम अपनी बात से मुकरना मत। गोलू की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपनी बातों से पीछे क्यों हटूंगा। तानिया तो अभी भी मना करना चाहती थी पर उसने देखा कि उसके बहुत सारे क्लासमेट्स उसके पास से गुजर रहे हैं तो उसको बार बार मना करना सही नहीं लगा। इसीलिए कुछ देर सोचकर उसने कार्तिक से कहा, गोलू की बातों पर तुम ध्यान मत दो, हमारे स्कूल के गेट पर जो स्टोर लगती है वहाँ का स्नैक्स भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तुमने भी सुबह सुबह कुछ खाया नहीं होगा, चलो हम लोग अभी वहाँ पर चलकर कुछ खा लेते हैं और तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी, मेरी भी। क्या कार्तिक तानिया की बात मानेगा और क्या नई मुसीबत आने वाली है कार्तिक की जिंदगी में। मैंने जब कहा कि स्कूल गेट पे मिलने वाला ब्रेकफास्ट अच्छा है तो कार्तिक तुरंत मान गया। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहता हूँ। सड़क के किनारे आसपास में जितनी भी दुकानें थी उन सब पर बच्चे भरे हुए थे और हर कोई ब्रेकफास्ट करने में लगा हुआ था। कार्तिक ने जिस तरह से कपड़े पहने हुए थे उस हिसाब से कार्तिक इन स्टूडेंट्स के बीच में काफी अजीब लग रहा था। कार्तिक, तानिया और गोलू तीनों पास की ही एक स्ट्रीट शॉप पर गए जहाँ पर अलग अलग तरह की काफी सारी डिशेस रखी हुई थी। कार्तिक दूसरे स्टेट से आया हुआ लग रहा था और इसीलिए उसे यहाँ की पहाड़ी डिशेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ऑर्डर देकर कार्तिक तानिया और गोलू के पास एक टेबल पर बैठ गया और अपने ऑर्डर के आने का इंतजार करने लगा। स्ट्रीट शॉप पर जितने भी स्टूडेंट थे वो सब कार्तिक को ही देख रहे थे क्योंकि एक तो कार्तिक इन स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा अलग लग रहा था और दूसरा उसके कपड़े उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। कार्तिक ने एक नज़र इन सब लोगों को देखा और उसके बाद अपने काम में लग गया। उसे इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं था, उसे बस अपनी बहन से मतलब था जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ आया हुआ था। जहाँ कार्तिक एक तरफ आराम से बिंदास बैठा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ तानिया को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी और वहीं इन सब से अलग गोलू कार्तिक की तरह बिंदास बैठी हुई थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस खाने और पीने से मतलब था। उसके लिए बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी। कार्तिक ने जब देखा कि तानिया चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हुई है तो उसने खुद से सवाल करते हुए उससे पूछा, शायद मेरा तुम लोगों के साथ यहाँ बैठना ठीक नहीं है और ना ही तुम लोगों के साथ खाना खाना ठीक रहेगा। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो उसने तुरंत सवाल किया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, यहाँ आसपास तुम्हारे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, अगर वो मुझे तुम लोगों के साथ बैठा हुआ देखेंगे तो हो सकता है कि तुम लोगों को बाद में उल्टा सीधा कहें। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स वो लोग सवाल पूछेंगे, क्या तुम्हें नहीं पता है। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा, मुझे क्या पता होना चाहिए था। कार्तिक की बात सुनकर गोलू ने कार्तिक को बताते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तानिया इस स्कूल की मिस दिवा है और इस बात पे कोई शक नहीं है। स्कूल में हर कोई इस बात को मानता है कि तानिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पढ़ाई में भी अच्छी है। टैलेंटेड होने के साथ साथ वो खूबसूरत भी है और स्कूल का हर एक लड़का तानिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और पूरे स्कूल में तानिया बहुत फेमस है। वो बात अलग है कि वो खुद किसी से बात नहीं करती है। जैसे ही कार्तिक ने गोलू की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। गोलू को हैरानी से घूरते हुए वो बोला, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा मतलब है कि तानिया इस स्कूल के लड़कों की ड्रीम गर्ल है। कार्तिक को इतना हैरान होते हुए देखकर गोलू ने थोड़ा सा बिल्डअप देते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, हमारी तानिया वाकई बहुत खूबसूरत है और तानिया से सिर्फ बात करने के लिए स्कूल में बहुत सारे लड़कों ने एक दूसरे से झगड़ा किया हुआ है। तुम्हें पता नहीं है पर स्कूल में हर वक्त एक अलग ही पॉलिटिक्स चलती रहती है कि कौन तानिया से पहले बात करेगा। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने ऑलमोस्ट सरप्राइज होते हुए कहा, वाह क्या बात है। कार्तिक को इतना हैरान देखकर गोलू ने हंसते हुए उसकी तरफ पॉइंट आउट किया जहां कार्तिक बैठा हुआ था और फिर कार्तिक से कहा, इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि तानिया के साथ यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए न जाने कितने लड़के मरते हैं, इसीलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि तुम आज तानिया के बगल में बैठकर नाश्ता कर रहे हो। गोलू की बात सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है तानिया के बगल में बैठकर नाश्ता करते हुए। कार्तिक को गोलू की बातें सुनकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गोलू बढ़ा चढ़ाकर बातें बोल रही है। इनफैक्ट कार्तिक खुद इस बात को मानता था कि तानिया वाकई बहुत खूबसूरत है। कार्तिक जिसने आज तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां देखी थी उसके लिए तानिया वाकई सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और किसी परी से कम नहीं थी। और ऊपर से तानिया कार्तिक की बहन थी और मित्तल परिवार में तो हर जनरेशन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चे पैदा हुए हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता था। कार्तिक और तानिया एक ही जनरेशन के थे और एक ही पिता की औलाद थे। इस वजह से जिस तरह कार्तिक खूबसूरत था उसी तरह तानिया भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक ओल्ड सिटी में बना हुआ पुराना स्कूल था और यहाँ पर ज्यादातर सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से थे और कोई मुश्किल से ही अपर मिडिल क्लास होगा। ऐसे में अपने बीच में एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होना कोई गलत बात नहीं थी। कार्तिक भले ही गोलू के सामने हैरान होने का नाटक कर रहा हो पर उसे इस वक्त कोई खास हैरानी नहीं हो रही थी क्योंकि वो एक अमीर परिवार में पला बड़ा था और अमीर परिवार में ज्यादातर बच्चे सुंदर और स्मार्ट पैदा होते हैं और अगर ऐसे नहीं होते तो उन्हें धीरे धीरे अपने कल्चर में ढालकर वैसा बना दिया जाता है। इन सब मामलों में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स काम करते थे, जैसे कि अमीर परिवारों में बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता था और उन्हें अच्छे से संभाल कर रखा जाता था जिस वजह से वो दिखने में ज्यादा अच्छे लगते थे। इंसान के पास जब पैसा होता है ना और खर्च करने की एबिलिटी होती है तो इंसान दिखने में और रहन सहन में अपने आप दूसरे लोगों से ज्यादा अलग दिखने लगता है। आजकल सोसाइटी में खूबसूरत लड़कियां अक्सर अमीर लड़कों से ही शादी करना पसंद करती थी, गरीब लड़कों की तरफ तो वो देखना भी पसंद नहीं करती थी। और अगर लड़कियां पहले से ही अमीर हैं और खूबसूरत भी हैं
तो वो हमेशा अपने से और ज़्यादा अमीर और खूबसूरत लड़के से ही शादी करना पसंद करती थी। इसी वजह से उनके बच्चे भी बचपन से ही खूबसूरत और सुंदर पैदा होते थे। हाँ, कई बार एक्सेप्शन केसेस में ऐसा होता था कि सुंदर लड़कियां या अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से भी शादी कर लेती थी, पर यह बहुत कम होता था। अगर कार्तिक की बहन तानिया की बात की जाए तो तानिया बचपन से ही एक गरीब परिवार में पैदा हुई और परिवार से उसे कभी बहुत ज्यादा प्यार मिला भी नहीं था। पूरे साल में वो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में रहती थी, पर फिर भी तानिया का असली फैमिली बैकग्राउंड उसकी इस रियलिटी से काफी अलग था। भले ही तानिया गरीबों की जिंदगी जी रही थी, पर वो करोड़ों अरबों रुपए की मालकिन थी, जिसका उसे खुद भी नहीं पता था। तानिया कार्तिक के पापा की नाजायज औलाद थी, जिसकी वजह से मित्तल परिवार के लोग शायद उसे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। कार्तिक इस वक्त नजरें झुकाकर ध्यान से अपनी बहन के चेहरे को देख रहा था, जो बहुत हद तक उसकी तरह दिखाई दे रही थी। और जितना ज्यादा कार्तिक अपनी बहन को देख रहा था, उतना ज्यादा उसे मन ही मन खुशी हो रही थी। कार्तिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे दुनिया की असली खुशी मिली है, क्योंकि उसके पास एक छोटी बहन है। कार्तिक ने आज तक इतने पैसे कमाए हैं और उतने ही पैसे खर्च भी किए हैं, पर उसे वो खुशी नहीं मिली जो आज एक परिवार के। जहां तक एक तरफ कार्तिक अपनी बहन को देखकर खुश हो रहा था, तो वहीं कार्तिक के तानिया को इस तरह देखने से आसपास के लोग गलत समझ रहे थे, और कहीं ना कहीं तानिया को भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इसीलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया था। गोलू का ध्यान अभी तक कार्तिक की नजरों का पीछा करते हुए तानिया के ऊपर चला गया था, और जब उसने देखा कि कार्तिक तानिया को लगातार देखे जा रहा है, तो उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम मेरी दोस्त को इस तरह लगातार घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हारे मन में तानिया को लेकर कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? सच सच बताओ, हमें वापस जल्दी स्कूल भी जाना है। जैसे ही कार्तिक ने गोलू का सवाल सुना तो वो एकदम दंग रह गया। तानिया उसकी बहन थी, उसकी अपनी बहन, वो कैसे उसके बारे में इस तरह की बातें सोच सकता था? कार्तिक इस वक्त खुलकर ये भी नहीं कह सकता था कि तानिया उसकी बहन है, वरना अभी तक उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और यही सब सोचकर जब उसे लगा कि आसपास के लोग गलत समझ रहे हैं, तो उसने तुरंत गोलू को एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं, मैं तानिया को नहीं देख रहा था, मैं आसपास देख रहा था। तुम लोग प्लीज यार गलत मत समझो। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे डांटते हुए बोली, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपस में कैजुअल दिख रहे हैं, पर तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा। और मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि तुम और तानिया दोनों बहुत हद तक एक जैसे दिखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों लेजेंडरी हस्बैंड और वाइफ की इमेज हो? जैसे ही बगल में बैठी तानिया ने गोलू की बात सुनी तो डर कर अपनी जगह से वो खड़ी हो गई और गोलू को चुप करवाते हुए बोली, तुम अभी के भी चुप हो जाओ, जितना ज्यादा बोलोगी उतना ज्यादा रायता फैलाओगी। तानिया की बात सुनकर गोलू हंसते हुए बोली, तुम तो मुझे ऐसे रोक रही हो जैसे मैंने सच में दुनिया का सबसे बड़ा सच कह दिया हो। ध्यान से अपने आप को और कार्तिक को देखो, तुम दोनों कितने हद तक एक जैसे लगते हो। तुम्हें पता भी है इस वजह से आसपास के लोग कितना जलन महसूस करते हैं। इतना कहकर गोलू ने एक गहरी लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे भगवान से कह रही हो कि भगवान मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की आपने। तानिया पूरे दिन काम करती रहती है, पढ़ाई करती रहती है, अच्छे से खाती भी नहीं है, और फिर भी कितनी खूबसूरत परी लगती है। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जैसा गरीब वर्कर जिसे ध्यान से देखा जाए तो वो भी कितना खूबसूरत है। इसके कपड़े भले अच्छे नहीं है, पर फिर भी इसका फैशन लुक काफी ज्यादा अच्छा है। फिर मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? वहीं दूसरी तरफ गोलू की बात सुनकर कार्तिक अभी तक शॉक में था। वो अभी भी मन ही मन गोलू को कोसते हुए कह रहा था कि ये मोटी ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तानिया मेरी बहन है और वो उसे मेरी बीवी कैसे बना सकती? वो भी एक आइडल लेजेंडरी वाइफ हस्बैंड। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। एक बार मेरी बहन मुझे एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं इसे बताता हूँ, मोटी कहेंगी। कार्तिक अपने मन में सोच रहा था कि उसे और ज्यादा गोलू को बोलने नहीं देना चाहिए। जितना ज्यादा वो ये कपल वाली बातें करती रहेगी, उतना ज्यादा तानिया गलत समझेगी। हो सकता है कि आज के बाद तानिया उससे बात भी ना करे। वहीं दूसरी तरफ गोलू अभी भी अपने बारे में ही सोच रही थी, भगवान से शिकायत कर रही थी, और वो अभी भी भगवान से यही कह रही थी कि वो जब से बड़ी हुई है तब से कितनी ज्यादा मोटी हो गई है, और वो थोड़ी हेल्दी भी हो गई है। आसपास के लोग उसे भाव बिल्कुल नहीं देते, और ये तो बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात है। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि जल्द से जल्द उसे कोई बहाना देना पड़ेगा। यही सोचकर उसने तानिया और गोलू को देखते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तानिया को लेकर मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो सच में यहाँ अपनी जॉब ढूंढने के लिए आया था, और अचानक से तुम दोनों से टकरा गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हो, और इन सबसे अलग मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। जैसे ही तानिया और गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम से हैरान रह गई। तभी गोलू ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कार्तिक उसे घूर के देखने लगा। आखिर ऐसा क्या कहा होगा गोलू ने? कार्तिक तानिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए तानिया ने जब कहा कि स्कूल गेट पे मिलने वाला ब्रेकफास्ट अच्छा है तो कार्तिक तुरंत मान गया। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहता हूँ। सड़क के किनारे आसपास में जितनी भी दुकानें थी उन सब पर बच्चे भरे हुए थे और हर कोई ब्रेकफास्ट करने में लगा हुआ था। कार्तिक ने जिस तरह से कपड़े पहने हुए थे उस हिसाब से कार्तिक इन स्टूडेंट्स के बीच में काफी अजीब लग रहा था। एक स्ट्रीट शॉप पर गए जहां पर इन स्कूल। कार्तिक ने जब देखा कि गोलू इधर उधर की बातें किए जा रही है तो उसने तुरंत उन लोगों से कहा कि उसका तानिया को लेकर कोई भी गलत इरादा नहीं है और वो उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचता है, बल्कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो वो अपने मुंह में स्नैक्स डाल रही थी। उसे डालते हुए आधा मुंह हैरानी से खोलते हुए बोली, क्या तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? जैसे ही कार्तिक ने गोलू का सवाल सुना तो बहुत इतराते हुए बोला, हाँ, मेरी क्यों गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? गोलू तो एकदम सुनने पड़ गई थी। उसे लग रहा था कि जब कार्तिक जैसा गरीब लड़का भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकता है तो फिर कोई बॉयफ्रेंड अभी तक उसे क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात, कौन होगी वो अंधी लड़की जिसने कार्तिक को अपना बॉयफ्रेंड बनाया होगा? गोलू मन ही मन कोसे जा रही थी। उसकी नजरों से अगर देखा जाए तो कार्तिक दिखने में अच्छा था, और जबकि वो तो सिर्फ दिखने में ही तो अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी मोटी थी, पर कितनी क्यूट भी तो थी। फिर उसे कोई बॉयफ्रेंड अभी तक क्यों नहीं मिला? यही सब सोचते सोचते तीनों कुछ देर तक एकदम शांत रहे।
फिर अचानक ही तीनों ने जल्दबाजी में अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। तानिया और गोलू तो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि आधा खाना तो नीचे गिर रहा था। और ये देखकर कार्तिक ने नासमझी से अपना सिर हिला दिया और फिर उन दोनों से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को जल्दी क्लास में जाना है, पर अभी इतनी भी देर नहीं हुई है, कम से कम खाना तो आराम से खा लो, वरना तुम्हारे गले में अटक जाएगा और ऐसे खाना खाने से खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने हल्की सी स्माइल दे दी। अभी अभी जो बात हो रही थी उसके बाद उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जहां एक तरफ तानिया थोड़ा शर्मा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गोलू को अपनी कही हुई बातों पर अफसोस नहीं था। फिर से गोलू ने कार्तिक से सवाल करते हुए पूछा, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम लोगों की ज्यादा अच्छे से परवाह करते होंगे? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ठीक से ख्याल रखते हो? जैसे ही कार्तिक ने यह सवाल सुना तो उसका जबड़ा लगभग हैरानी से बाहर आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मोटी लड़की उसकी क्लास लेना बंद नहीं कर रही थी। कार्तिक जानता था कि उसने कुछ टाइम तक बहक कर सिया के साथ रिलेशनशिप बनाया था और उसके बाद सिया की प्लानिंग की वजह से रिद्धिमा और राधिका भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आ गई थी। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि कार्तिक लड़कियों की इज्जत नहीं करता था या फिर कार्तिक हर वक्त उनके साथ इंटीमेट होने की ही सोचता था। कार्तिक जानता था कि उसकी अपनी एक गर्लफ्रेंड है कियारा, जो शुरू से लेकर आज तक उसके साथ रही है। हालांकि अपनी बेवकूफियों की वजह से कार्तिक कभी भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया जितना उसे रखना चाहिए था। फिलहाल कार्तिक को कोई ना कोई जवाब तो जरूर देना था, इसीलिए उसने अपना सिर खुजाते हुए गोलू से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल नहीं रखता हूँ, हाँ बहुत कुछ बाकी है अभी जो मुझे उसके लिए करना है। जैसे ही गोलू ने कार्तिक की बात सुनी तो वो उसे थम्स अप करते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ईमानदार हो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का ज्यादा ध्यान नहीं रखा है तो तुम इस बात को हमारे सामने मानने को भी तैयार हो। मुझे सच में तुम्हारी ये ईमानदारी बहुत पसंद आई। जैसे ही कार्तिक ने देखा कि गोलू उसकी बात मान गई है और उसकी तारीफ भी कर रही है तो उसने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया और खुश होते हुए बोला, थैंक यू मुझे समझने के लिए। कार्तिक इतना बोला ही था कि गोलू ने एक बार फिर से उसके सिर पर बॉम्ब फोड़ दिया और उससे कहा, सच कहूं तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड जरूर बनाती। जैसे ही कार्तिक ने गोलू की बात सुनी तो उसके माथे पर अभी अभी जो पसीना साफ हुआ था वो फिर से दिखने लगा। कार्तिक ने ध्यान से गोलू को देखा और अपने नाम की तरह गोलू बहुत ज्यादा गोल मटोल थी और उसे देखकर कार्तिक ने मन ही मन बोला, मैं इसे कभी नहीं संभाल पाता। ऐसा नहीं था कि कार्तिक किसी भी तरह से गोलू की बॉडी शेमिंग कर रहा था या मोटे लोगों से उसे कोई दिक्कत थी, पर अगर उसके सामने कोई खूबसूरत लड़की बैठी होती तो हर आम इंसान की तरह कार्तिक सबसे पहले उस खूबसूरत लड़की को ही देखेगा, गोलू को नहीं। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की किसी का कत्ल भी कर दे तो भी अपनी बातों से वो लड़की सामने वाले के लिए सिंपैथाइज फील करवा देगी और कोई भी इंसान उसे गलत तो नहीं समझेगा। और वहीं जब गोलू ने देखा कि उसकी बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा डर गया है तो उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम परेशान मत हो। गोलू की बात सुनकर कार्तिक बेचारा क्या ही बोल सकता था। उसने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही थी। कार्तिक की बात सुनकर पता नहीं क्यों पर गोलू को आज पहली बार थोड़ा सा दुख हो रहा था। उसे ये सोसाइटी कोई अलग ही दुनिया लग रही थी जहां वो एक्सिस्ट ही नहीं करती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि लोग बाहरी खूबसूरती को इतना तवज्जो क्यों देते हैं। अगर इंसान दिल का अच्छा है तो क्या ऐसे लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता? जल्दी ही गोलू ने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ रखा और वापस नॉर्मल होते हुए तीनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसते हुए अपना नाश्ता करने लगे। इन लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि कुछ लड़के आपस में उनके पास में ही खड़े होकर उन्हें ही घूर रहे हैं। कार्तिक बात ही कर रहा था तभी उसके कानों में एक घमंड से भरी हुई आवाज सुनाई पड़ी। कोई लड़का उससे कह रहा था, ओ गरीब किसान, तानिया के बगल में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से वहां से खड़े हो, ये जगह तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है। जैसे ही कार्तिक और बाकी दोनों लड़कियों के कानों में यह आवाज पड़ी तो तीनों ने हैरान होकर उस आवाज की तरफ देखा और उसके बाद कार्तिक ने सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? कार्तिक ने ध्यान से सामने वाले की तरफ देखा। इस वक्त 5 लड़के वहां खड़े थे जिन्होंने एक ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्हें देख के लग रहा था कि हायर सेकेंडरी क्लास के बच्चे होंगे। इन 5 को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस वक्त काफी गुस्से में है। तभी उनमें से एक लड़का जो इन लोगों का लीडर था उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कार्तिक को घूरना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्तिक को कच्चा चबा जाएगा। गोलू जो ध्यान से इन लड़कों को देख रही थी उसने इन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, अभिषेक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? हम लोग किसी के साथ भी बैठकर खाएं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस वक्त तानिया की आंखों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो इन लड़कों को पता नहीं क्या कर देगी। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही गोलू ने इन लड़कों पर गुस्सा दिखा दिया था, इसीलिए तानिया आगे कुछ नहीं बोली। वहीं कार्तिक अपनी नजर से इन लड़कों को देख रहा था। उसने ध्यान से इस अभिषेक नाम के लड़के को देखा जिसे देखकर लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा घमंडी है और जरूरत से ज्यादा तानिया पर हुक्म चला रहा है। अभिषेक को देखकर ही कार्तिक समझ गया था कि ये लड़का भी तानिया के एडमायरर्स में से एक है और वहीं सामने खड़े अभिषेक ने गोलू की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कार्तिक को उस जगह से खड़ा करने के लिए उसके पास आकर गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ से निकलो, तुम्हारे कान नहीं है क्या और तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम जैसा गरीब आदमी यहाँ बैठने के लायक नहीं है। अभिषेक ने इतनी जोर से कहा था कि आसपास में जो भी बच्चे बैठे हुए थे वो सब वापस स्कूल की तरफ जा रहे थे। उन सब लोगों में आपस में बातें शुरू हो गई और वो सारे लोग वहीं खड़े होकर तमाशा देखने लगे। अभिषेक की बात सुनकर कार्तिक वापस अपनी सीट पर बहुत ही एटीट्यूड के साथ बैठ गया। अभिषेक ने उसे खींचकर उस जगह से हटाने की कोशिश की पर हटा नहीं पाया। अभिषेक एक बार फिर से 2 कदम पीछे गया और कार्तिक को उसकी जगह से हटाने की कोशिश करने लगा। कार्तिक एक बार भी नहीं हटा। आसपास खड़े जितने भी बच्चे ये नजारा देख रहे थे वो सारे लोग अभिषेक पर ही हंसने लगे, जिसकी वजह से अभिषेक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो अपनी इंसल्ट नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने कार्तिक पर गुस्सा करते हुए कहा,
तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुझे यहाँ नहीं बैठने दूंगा। यहाँ से खड़ा हो। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? पैर है क्या? अभिषेक की बात सुनकर कार्तिक ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसे ये डायलॉग सुना सुना सा लग रहा था। आज सुबह लकी ने भी तो उसे यही कहा था और अब फिर से अभिषेक उसे यही कह रहा था। कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आते ही दिन में उसे 2 बार एक जैसा डायलॉग सुनने को मिलेगा। ये कितना ज्यादा बोरिंग है यार। कार्तिक चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। उसे इस तरह चुपचाप बैठे हुए देखकर आसपास के लोगों को लग रहा था कि शायद कार्तिक अभिषेक से डर गया है। और ये देखकर आसपास के लोग बातें करने लगे, ये अभिषेक कुछ ज्यादा घमंडी है। किसने हक दिया किसी फार्मर को इस तरह बोलने का इसे? तुम सही कह रहे हो, ये बिना वजह एक ईमानदार और अच्छे आदमी के साथ उलझ रहा है। इतनी जोर से मत बोलो। तुम लोग जानते हो कि अभिषेक उन लोगों में से नहीं है जो हमारी बातें सुनकर अपना इरादा बदल दे। वो किसी से नहीं डरता। हाँ मैंने भी सुना है, उसका परिवार काफी अमीर है, उसे किसी से डर नहीं लगता। अरे अगर इतना ही अमीर है, इतना ही पैसा है, तो फिर हमारी इस मिडिल क्लास स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? मैंने सुना है कि अभी अभी इन लोगों ने न्यू सिटी में एक बड़ा सा बंगला लिया है। हालांकि वो बंगला अभी भी पूरी तरह से इनको हैंडओवर नहीं हुआ है और ये उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग जल्दी ही वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद अभिषेक वहीं न्यू सिटी में अपनी पढ़ाई करेगा। तेरा मतलब है कि ये हम सब लोगों से भी ज्यादा और बहुत ज्यादा अमीर है? हाँ, हम लोग तो इसके आसपास भी नहीं आते। आसपास जितने भी बच्चे खड़े हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने सुना कि अभिषेक अमीर बाप का बेटा है, तो सब लोगों को कार्तिक पर दया आने लगी। सबको लग रहा था कि कार्तिक की किस्मत आज अच्छी नहीं है, इसीलिए तो उसकी मुलाकात अभिषेक से हो गई। और पता नहीं अब अभिषेक उसके साथ कैसे बिहेव करेगा। जहां एक तरफ सारे बच्चे कार्तिक को लेकर सिंपैथी दिखा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गोलू और तानिया को कार्तिक की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही कार्तिक ने इस पूरी ओल्ड सिटी के सबसे बड़े गुंडे को मारा था और उसके बाद वो शुभम आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। ऐसे में अभिषेक तो कार्तिक के लिए बाएं हाथ का खेल है। भले ही कार्तिक के पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था, पर उसकी फाइटिंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। अभिषेक और शुभम जैसे लोगों से लड़ने के लिए पैसा नहीं बल्कि फिजिकल पावर चाहिए थी, जो कार्तिक के पास तो खूब भरी हुई थी। तानिया को वैसे तो कोई चिंता नहीं हो रही थी, पर जब उसने सुना कि अभिषेक का परिवार अमीर है तो उसे कार्तिक की थोड़ी चिंता होने लगी। क्योंकि मारपीट करके जीतना अलग बात थी, पर अगर अभिषेक के परिवार ने कार्तिक के साथ कुछ कर दिया तो कार्तिक की लाइफ खराब हो सकती थी। क्या अभिषेक और कार्तिक की लड़ाई लेगी एक बड़ा मोड़? तानिया को चिंता हो रही थी कि कहीं अभिषेक के परिवार वाले कार्तिक को कोई नुकसान न पहुंचा दे। परेशान होकर तानिया टेंशन लिए कार्तिक को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि इन सब में मत उलझो। और वहीं तानिया को इतनी चिंता में देखकर कार्तिक ने अपनी गर्दन से नामे से हिलाते हुए कहा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिषेक को देखते हुए बहुत ही टफ लुक देखकर कहा, ना तो मैं बहरा हूं और ना ही गूंगा। तुमने बिना वजह मुझे धक्का दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही आसपास के लोगों ने कार्तिक की बात सुनी तो वो सारे हैरान हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये गरीब सा दिखने वाला लड़का किसी को मारने की धमकी भी देगा। अभिषेक को ऐसा लगा कि कार्तिक कोई किसान है, इसीलिए उसने कार्तिक को फार्मर कहकर बुलाया और आसपास के लोग भी कार्तिक को फार्मर ही समझ रहे थे, इसीलिए आपस में उन लोगों में बातें होनी शुरू हो गई। वाह, ये तो धमकी भी देता है, ये फार्मर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। तभी एक लड़की ने बाकी दोस्तों से कहा, मैंने अभी तक इसे ध्यान से नहीं देखा था, पर क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा हैंडसम है? हाँ तुमने सही कहा, ये सिर्फ एक फार्मर है, इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? इसकी चाल ढाल को देख के तो लगता है कि भले ही ये कोई किसान है पर काफी अमीर है, इसीलिए तो अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है। सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक के कानों में कुछ कुछ बातें जा रही थी। जैसे ही उसने ये सारी बातें सुनी तो उसका गुस्सा फटने को हो गया। ये बात सच है कि अभिषेक का परिवार अमीर है, पर वो लोग अभी अभी नए नए अमीर बने थे। असल में अभिषेक का परिवार 2 साल पहले किसान था। तब अचानक से अभिषेक के पापा की एक लॉटरी निकल आई और इन पैसों का इस्तेमाल करके इसके पापा ने बहुत सारी माइंस खरीद ली। इन लोगों की किस्मत तब खुली जब इन्हें अपने ही खेतों में अच्छा अभ्रक मिल गया और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसे बेचकर ये लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। गरीबी में इन लोगों ने काफी दुख सहे थे, इसी वजह से अभिषेक को गरीब लोगों को देखकर चिढ़ होती थी। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इस वक्त अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए था और उसका टेम्परामेंट और उसके लुक्स, जिस तरह से वो खड़ा था, वो सब कुछ असली थे और उसे देखकर कोई भी पहली नजर में कह सकता था कि कार्तिक जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं और शायद उससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अभिषेक के सामने इस वक्त एक गरीब लड़का खड़ा था और उसी के आसपास खड़े लोग उसकी अमीरी से ज्यादा सामने खड़े लड़के की गरीबी और उसके लुक्स की बातें कर रहे थे। ये बात अभिषेक को और भी ज्यादा नाखुश कर रही थी। इस वक्त कुछ लोग अभिषेक के बारे में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग कार्तिक के बारे में बातें कर रहे थे, पर इनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो कार्तिक से लड़कर उसे सबक सिखाना चाहते थे। और ये वही लोग थे जो शुरू से लेकर अब तक कार्तिक को तानिया के साथ बैठा हुआ देखकर जल भुन रहे थे। ये लोग चाहते थे कि आगे लड़ाई बढ़े और सब लोग अपना अपना हाथ साफ कर लें, इसीलिए उन लोगों ने अभिषेक को उकसाना शुरू कर दिया। अभिषेक ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है, इसे मारकर इसका घमंड दूर करना ही होगा। अभिषेक तुम इतने बड़े परिवार के बेटे हो, तुम कैसे इस गरीब किसान से डर सकते हो? मारो इसे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब लोग सही कह रहे हैं, कोई भी टीचर से कुछ नहीं कहेगा, सब लोग यहीं पर हैं, अगर कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे। जैसे ही अभिषेक ने आखिरी लाइन सुनी तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या मैं टीचर से डरता हूँ? अगर ये लोग रिपोर्ट कर भी देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक इस वक्त ध्यान से बाकी सब लोगों की बातें सुन रहा था और अभिषेक को ऑब्जर्व कर रहा था। इस वक्त तो वो भी मन ही मन काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि अभिषेक ने उसे और उसकी बहन को आराम से नाश्ता तक नहीं करने दिया था। कार्तिक इतने सालों में पहली बार अपनी बहन के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। ऐसे में किसी के भी इस तरह से डिस्टर्ब करने से कार्तिक को गुस्सा आना लाजमी था।
कार्तिक के सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करते हुए भीड़ में ही छुपे हुए थे। जब उन लोगों ने ये झगड़ा देखा तो ये सब लोग अभिषेक और बाकी लोगों को रोकना चाहते थे, पर इन सबसे पहले ये अभिषेक को भीड़ में से घसीट कर अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो उसे सबक सिखा सके। हालांकि ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही कार्तिक ने इन लोगों को इशारे से यहाँ आने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। कार्तिक ने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अभिषेक से कहा, 3 तक गिनूंगा, सिर्फ 3 तक। उससे पहले मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ही अभिषेक ने कार्तिक की धमकी सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वही अपनी जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसके साथ और भी बहुत सारे क्लासमेट्स हैं और वो सब लोग उसका साथ देंगे। इस वक्त अभिषेक बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ सकता था। और सबसे बड़ी बात, तानिया वहीं साइड में खड़ी होकर उन सबको देख रही थी। वो कैसे उसके सामने कमजोर पड़ सकता था? उसे तो शुरू से गुस्सा आ रहा था कि कार्तिक और तानिया एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, इसलिए कार्तिक कुछ करे या ना करे, पर आज अभिषेक कार्तिक को एहसास करवा कर रहेगा कि तानिया के साथ बैठकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभिषेक ने कार्तिक को धमकी देते हुए कहा, मैंने तुमसे अभी तक बहुत प्यार से बात की है, पर लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तुम्हें वो हाल करूंगा कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। और इतना कहकर अभिषेक ने अपना एक पैर किक मारने के लिए कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक में इस वक्त बहुत ज्यादा ताकत तो थी नहीं, पर वो इस वक्त इतना कमजोर भी नहीं था कि एक 12वीं क्लास के बच्चे से हार जाए। जैसे ही अभिषेक ने कार्तिक की तरफ उसे किक मारने के लिए अपना पैर बढ़ाया तो कार्तिक साइड में हट गया, जिसकी वजह से अभिषेक का पैर सीधा जमीन पर जाकर लगा और अभिषेक ऑलमोस्ट जमीन पर गिरने वाला था। इतनी ही देर में कार्तिक ने अपना राइट लेग उठाया और उसे जोर से अभिषेक के पैर पर दे मारा, जिससे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। अभिषेक अब अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकता था, इसीलिए अगले ही पल में वो दर्द में टूटता हुआ जमीन पर जा गिरा। अभिषेक जमीन पर कमर की तरफ से गिरा था, जिसकी वजह से उसकी स्कूल पैंट फट गई थी। उसका पहना हुआ लाल अंडरवेयर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर आसपास के स्कूल के बच्चे और जोर जोर से हंसने लगे। ओह माय गॉड, मैंने अभी भी क्या देखा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन पर कोई एंग्री बर्ड घायल होकर गिर पड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये फटे हुए कपड़ों के साथ स्कूल पे कैसे जाएगा। आज तो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई भाई। इतना कहकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब लोगों को खुद पर हंसते हुए देखकर अभिषेक को शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। अभिषेक जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पैंट के फटे हुए हिस्से को हाथ से कवर करते हुए गुस्से से कार्तिक से बोला, तू सारे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फाड़ने की? तू जानता भी है मेरे कपड़े कितने ज्यादा महंगे हैं। जैसे ही कार्तिक ने अभिषेक की बात सुनी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होते हुए बोला, ये तो सिर्फ एक सिंपल सी ऑर्डिनरी स्कूल यूनिफॉर्म है, इसकी क्या कीमत होगी? कार्तिक की बात सुनकर अभिषेक गुस्से से उसके पास जाते हुए बोला, मैं अपने अंडरवेयर की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है ये ब्रांडेड है। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी ब्रांडेड चीजें देखी भी हैं? तुमने इसे फाड़ दिया, क्या तुम कीमत चुकाओगे इसकी? अभिषेक की बात सुनकर कार्तिक और कंफ्यूज हो गया। उसने लगभग हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? ब्रांडेड? क्या एंग्री बर्ड भी कोई ब्रांड है? कार्तिक को इतना हैरान होते हुए देखकर अभिषेक ने उसका गुस्से से मजाक बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स ब्रांड है और इसकी कीमत 5000 है। तुम जैसे गरीब आदमी को क्या पता कि 5000 होते क्या है? कार्तिक ने जब अभिषेक को गुस्सा करते हुए देखा तो उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि वो अभिषेक का मजाक बनाते हुए बोला, ओह तो एंग्री बर्ड का लिमिटेड एडिशन था क्या मार्केट में? जैसे ही कार्तिक ने ये बात बोली तो आसपास खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लग गए और अभी तक जहां माहौल इतना ज्यादा कड़क हो गया था वहां इस वक्त हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। अभिषेक ने जब स्कूल के सारे बच्चों को खुद पर हंसते हुए देखा तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने बहुत ही हिम्मत करते हुए कार्तिक से कहा, मैं तुम जैसे गरीब और फटीचर आदमी के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूं। या तो तुम मुझे इसके पैसे दो या फिर मुझसे मार खाओ, चॉइस इज योर्स। जैसे ही कार्तिक ने अभिषेक की बात सुनी तो तुरंत उसे हाथ दिखाते हुए बोला, नहीं, 2 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 3 है। पहला तुम्हें पैसे दूं, दूसरा तुमसे मार खाऊं और तीसरा ऑप्शन मेरा है कि मैं तुम्हें मारूं और तीसरा ऑप्शन चूज करूंगा। जैसे ही अभिषेक ने कार्तिक की बात सुनी तो वो एकदम से हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक जैसा गरीब लड़का उससे डर ही नहीं रहा। उसने तुरंत गुस्से से अपने पीछे खड़े हुए अपने दोस्तों को कहा, इसे तब तक मारो जब तक मर नहीं जाता। अभिषेक की आवाज सुनकर उसके दोस्त आगे बढ़ते उससे पहले ही तेज आवाज वहां सबके कानों में गूंजी, बस बहुत हो गया। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तानिया की थी, जिसने गुस्से से सब लोगों को रुकने के लिए कहा था। तानिया को गुस्सा करते हुए देखकर अभिषेक उसके पास गया और बहुत आराम से बोला, तानिया, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। इसके जैसा गंदा सा दिखने वाला लड़का तुम्हारे साथ बैठकर कैसे खा सकता है? अगर इसकी वजह से तुम्हें कोई जर्म्स लग गए तो? अभिषेक अपनी बात आगे पूरी कर पाता उससे पहले ही तानिया ने गुस्से से कहा, हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचना पड़े। अपने काम से काम रखो, और वैसे भी ये मेरा दोस्त है और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे दोस्त के साथ इस तरह गंदा व्यवहार करो, इसीलिए दोबारा अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। जैसे ही अभिषेक ने तानिया की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब सा गंदा सा दिखने वाला लड़का तानिया का दोस्त होगा। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? लड़कियों को अमीर और पैसे वाले लड़कों के बजाय गरीब और गंदे कपड़े पहने हुए लड़के ज्यादा पसंद क्यों आ रहे हैं? अभिषेक पिछले 1 साल से तानिया के पीछे पड़ा हुआ था, हर वक्त उसका पीछा करता रहता था, उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता रहता था, पर तानिया उसे देखती तक नहीं थी। अरे देखना तो दूर की बात है, तानिया ने शायद कभी उससे गौर भी नहीं किया था। दोस्त बनना तो बहुत दूर की बात होगी। और यही बात अभिषेक को खाए जा रही थी। पिछले 2 साल से तो वो अमीर हो गया था, उसके पास पैसे भी थे और एक अच्छा बंगला भी उन लोगों ने खरीद लिया था। उसके बाद भी तानिया उसे भाव नहीं दे रही थी। अभिषेक ने गुस्सा करते हुए तानिया से कहा, तानिया, तुम्हारी आंखों में दिक्कत है क्या? तुम इस गरीब लड़के को अपना दोस्त कैसे बना सकते हो? उसमें आखिर ऐसा है ही क्या
क्या वो मुझसे ज्यादा अमीर है? इसे देखकर तो लगता है कि इसके पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, और तुम इस फालतू आदमी के साथ दोस्ती करके बैठी हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अभिषेक की बात सुनकर तानिया ने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे दोस्त की और ज्यादा इंसल्ट करना बंद करो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम पैसों के दम पर किसी को भी जज करो या उन्हें अपने से छोटा समझो। तानिया ने अपनी बात इस तरह से कही थी कि जो मन ही मन अभिषेक को काफी ज्यादा चुभ गई, और इस वक्त तानिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव की हो। क्या लगता है आपको, क्या अभिषेक यहीं पर रुक जाएगा या फिर लड़ाई अभी बाकी है? तानिया को चिंता हो रही थी कि कहीं अभिषेक के परिवार वाले कार्तिक को कोई नुकसान न पहुंचा दे। परेशान होकर तानिया टेंशन लिए कार्तिक को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि इन सब में मत उलझो। और वहीं तानिया को इतनी चिंता में देखकर कार्तिक ने अपनी गर्दन से ना में सिर हिलाते हुए कहा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिषेक को देखते हुए बहुत ही टफ लुक देखकर कहा, ना तो मैं बहरा हूं और ना ही कहूंगा। तुमने बिना वजह मुझे धक्का दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे और उनका हंसता हुआ चेहरा जो अभिषेक को सुई की तरह चुभ रहा था, वो और ज्यादा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब बात अभिषेक के अपने गुरूर और इज्जत की आ गई थी, इसीलिए उसने और ज्यादा तानिया की परवाह नहीं की और अपना सारा गुस्सा कार्तिक पर निकालते हुए अपने लोगों से कहा, जो हर बात पर उसका साथ देते थे, तुरंत कार्तिक से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता, आज मैं इसे मारकर ही छोड़ूंगा। जैसे ही अभिषेक ने अपनी बात कही तो उसके पीछे खड़े हुए उसके फॉलोअर्स और उसके दोस्त तुरंत कार्तिक से लड़ने के लिए तैयार हो गए। सारे लोग इस तरह से जमीन पर अपने जूते रगड़ने लगे और अपने हाथों से वार्म अप करने लगे जैसे इनसे बड़ा फाइटर तो कोई है ही नहीं। इन लोगों को देखकर बाकी स्टूडेंट्स डर गए और आपस में ही कहने लगे, भाई ये तो सच में लड़ने को तैयार हो गए, भागो यहाँ से कहीं छुप जाते हैं वरना ये हमें भी मार देंगे, जल्दी छुपो, हमें किसी के भी हाथ नहीं लगना है, पता चले फालतू में हम लोग भली के बकरे बन गए। ये किसान तो आज गया, अभिषेक और उसके दोस्त आज इसे इतना मारेंगे कि ये खुद अपनी जान की भीख मांगेगा। इतना कहकर सारे लोग इधर उधर भागने को तैयार हुए ही थे कि तभी अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और हैरानी से उनका मुंह आधा खुल गया। हर कोई अपनी जगह पर रुक गया और आंखें फाड़कर कार्तिक को ही देखने लगा। इस वक्त कार्तिक किसी मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर लग रहा था, जो दुश्मनों के आने से पहले बहुत शांत खड़ा था और अगले ही पल उसने एक के बाद एक अपने हाथ पर इस तरह चलाए कि कुछ सेकंड के बाद अभिषेक और उसके सारे दोस्त जमीन पर पड़े थे। उनके मुंह पर, हाथ पैरों पर और आंखों पर काफी चोट आई। वैसे तो कार्तिक ने इन लोगों को ज्यादा तेज नहीं मारा था, पर कार्तिक भी क्या करे, अगर ये सब लोग अपने शरीर में हवा भरकर बैठे हुए थे तो दिखने में भले ही ये लोग हट्टे कट्टे लग रहे थे पर सारे बड़े कमजोर थे। कार्तिक की मार खाते ही सारे जमीन पर गिर गए। अगले ही पल आसपास में एक अलग ही तरह का शोर शराबा शुरू हो गया। हर कोई कार्तिक की तारीफ कर रहा था, लोगों की तो जैसे आंखें झपकना ही भूल गए और हर कोई कार्तिक को बिना पलक झपकाए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ तानिया और गोलू बड़े आराम से खड़ी थी। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कार्तिक ऐसा ही कुछ करेगा। ये दोनों जानती थी कि अभिषेक और उसके दोस्त स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कोई सड़क छाप गुंडे भी नहीं जो कार्तिक से लड़ेंगे और कार्तिक को मारने की बात कहकर उसे मार भी देंगे। कार्तिक शुभम जैसे सड़क छाप गुंडे को मार सकता है तो ये तो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स थे। अभिषेक और उसके दोस्तों में से तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उनका इस तरह से बुरा हाल कर देगा, क्योंकि कार्तिक साफ साफ कोई फार्मर या वर्कर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, तो उसे इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आती थी। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को ये बात गुस्सा दिला रही थी कि उसके और उसकी बहन के पर्सनल टाइम में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी जब उसकी बहन 2 पल सुकून से बैठकर नाश्ता कर रही हो। वो पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है और उसे 2 मिनट शांति से खाना तक नहीं खाने दे रहे थे। ये बात कार्तिक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और अगले ही पल कार्तिक आगे बढ़ा और वहां जमीन पर पड़े हुए अभिषेक और उसके दोस्तों को पैर से मारने लगा। कार्तिक की मार खाकर अभिषेक और उसके दोस्त वापस खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए और वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे उनमें से अब कार्तिक किसी से भी नहीं डर रहा था। हालांकि लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कार्तिक की फाइटिंग स्किल्स देखकर लगभग सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई थी। शुरू में असल में जब क्लास के बाकी बच्चों ने तानिया को इस फार्मर के साथ बैठा हुआ देखा तो सब लोगों को काफी गुस्सा आ रहा था और सब लोग कार्तिक को यहाँ से भेजना चाहते थे, पर इतने में ही अभिषेक यहाँ आ गया और उसने फालतू का बवाल मचा दिया। यहाँ आते ही उसने कार्तिक की इंसल्ट कर दी, जिस वजह से धीरे धीरे लोगों को कार्तिक के लिए सिंपैथी होने लगी और वो लोग इमोशनल हो गए। और फिर जिस तरह से कार्तिक उभर कर इन सब लोगों के सामने आया तो उस तरह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को डर लग रहा था और कुछ लोग कार्तिक से इंप्रेस हो गए थे। आसपास खड़े लोग कार्तिक की तारीफ करने लगे और अभिषेक और उसके दोस्तों को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उसे सुनाने लगे, ये हमेशा सबके साथ लड़ता रहता है, अच्छा हुआ जो इस लड़के ने अभिषेक और उसके दोस्तों को मारा, अब ये कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। मानना पड़ेगा काफी क्लीन फाइट थी, कार्तिक अकेला और दूसरी तरफ 5 लोग, फिर भी इनमें से कोई कार्तिक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इन लोगों ने किसान के हाथों को हल्के में ले लिया। उन्हें पता नहीं है कि किसान कभी हारता नहीं है, ये उस लड़के ने प्रूव कर दिया। जो लोग अभी तक लड़ाई से पहले अभिषेक को उकसा रहे थे और उसका साथ देने की बात कर रहे थे, वो लोग भी उसे ही सुनाने लगे और कार्तिक की वाहवाही करने लगे ताकि कार्तिक के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में आ सके। सब लोग यहाँ कार्तिक के लिए चीयर अप कर रहे थे। वहीं कार्तिक चलकर कुछ कदम दूर जमीन पर पड़े अभिषेक के पास गया और धीरे से उसके सिर को उठाकर उसके कान में बोला, तानिया से दूर रहना और आज के बाद उसके आसपास नजर भी मत आना, अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक की इतनी कोल्ड वार्निंग सुनकर अभिषेक अंदर तक हिल गया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कार्तिक को पहचानने में गलती कर दी हो और ये कोई किसान नहीं है बल्कि ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। अभिषेक खुद एक किसान का बेटा रहा, इसीलिए उसे पता था कि गरीब किसान हमेशा डरा सहमा सा रहता है और सबके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके चीजें मांगता है। पर कार्तिक का ये रूप देखकर उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से मिला हो।
कार्तिक जैसे जैसे अपनी बातें कर रहा था वैसे वैसे अभिषेक के सिर को अपने हाथों से जोर से दबा रहा था, जिसकी वजह से अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि वो अगले ही पल बस उसका सिर फट जाएगा। इस वक्त उसे उतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी। जल्दी ही चारों तरफ एक गंदी स्मेल फैल गई और यूरिन की स्मेल की वजह से कार्तिक ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए अभिषेक से गुस्से में पूछा, मुझे जवाब दो, क्या तुम अभी भी तानिया का पीछा करोगे, उसे परेशान करोगे? जैसे ही अभिषेक ने कार्तिक का सवाल सुना तो अपनी पूरी ताकत लगाकर नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं कभी उसके पीछे नहीं होगा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं आज के बाद उसे देखूंगा भी नहीं। अभिषेक को इतना डरा हुआ देखकर कार्तिक समझ गया कि वो सच कह रहा है, इसीलिए उसने अगले ही पल अभिषेक को छोड़ दिया और तानिया के पास आकर खड़ा हो गया। आसपास के सभी बच्चे अभिषेक का मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। अपनी इंसल्ट होते हुए देखकर अभिषेक को रोना आ गया और वो जोर जोर से रोने लगा। कोई भी इस वक्त उसकी मदद नहीं कर रहा था। अभिषेक ने कार्तिक से रोते हुए कहा, भैया प्लीज मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद तानिया की तरफ नहीं देखूंगा, उसे परेशान भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। अभिषेक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक की मर्जी के बिना वो खड़े होकर यहाँ से चला जाए, इसीलिए वो कार्तिक से जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। कार्तिक भी इस मामले को और ज्यादा नहीं खींचना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तानिया के लिए मुश्किलें बढ़ें, इसीलिए उसने अभिषेक को गुस्से से देखते हुए कहा, 2 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ और याद रखना जो तुमने कहा, अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि अभिषेक और उसके दोस्त तुरंत वहां से खड़े हुए और ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इस स्कूल में ज्यादातर मिडिल क्लास बच्चे थे और जब उन्होंने देखा कि अभिषेक जैसा अमीर लड़का गीली पैंट के साथ भाग रहा है तो उसकी ऐसी हालत देखकर इन सब लोगों को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस भी सब लोगों के सामने खुलकर आ रहा था और गरीबों को आज सो कॉल्ड अमीर पर हंसने का मौका मिला था। तानिया और गोलू ने थोड़ी चिंता करते हुए कार्तिक से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इन दोनों को अपनी परवाह करते हुए देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो इसके जैसे 10 लोगों को एक हाथ से मार सकता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस वक्त उसकी मुस्कान में सुकून था। वो काफी देर से दिखा नहीं रही थी पर डरी हुई थी कि शायद कार्तिक को चोट लगी होगी, पर जब कार्तिक ने कहा कि वो ठीक है तब जाकर उसे सुकून महसूस हुआ। तानिया ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने आज एक बार फिर मेरी मदद की। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, ये मेरी अपनी मुसीबत थी। कार्तिक की बात सुनकर तानिया का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने कार्तिक से कहा, असल में तुमने अभी अभी अभिषेक से जो कहा वो मैंने सुन लिया। सच कहूँ तो वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा था और उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा हो रहा था। मैं खुद उसे अपना पीछा करने से नहीं रोक सकती थी, पर तुमने मेरी मदद कर दी, इसके लिए थैंक यू। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने घड़ी की तरफ देखा और तानिया से कहा, ठीक है, तुम्हारा सॉरी थैंक यू बंद करो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तुम लोगों को वापस क्लास में जाना चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने घड़ी की तरफ देखा और लगभग शॉक होते हुए बोली, ओ गॉड, मैं तो लेट होने वाली हूँ, मुझे जल्दी ही जाना होगा वरना टीचर मुझे क्लास के बाहर खड़ा करेंगे। इतना कहकर तानिया ने जल्दी से कार्तिक को बाय कहा और गोलू को खींचते हुए अपने साथ ले गई। दोनों ही भागते भागते स्कूल में जा रही थी। इन दोनों को भागते हुए देखकर क्लास के बाकी बच्चे जो अभी तक ड्रामा देख रहे थे और हंस रहे थे, उन लोगों को एहसास हुआ कि ये लोग भी तो लेट हो गए और अगले ही पल जब सारे लोग भागते हुए अपने क्लास की तरफ जाने लगे, लगभग अगले 10 सेकंड में पूरी सड़क खाली हो गई। अब तक जहां लड़ाई का माहौल था वहां गहरी शांति पसर गई थी। कार्तिक ने जिस स्टॉल से नाश्ता मंगवाया था उस दुकानदार को मुस्कुराते हुए पैसे दिए। पैसे लेने के बाद दुकानदार ने कार्तिक से हाथ मिलाया और बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कार्तिक से पूछा, यंग मैन, क्या तुम मार्शल आर्ट चैंपियन हो? क्या तुम्हें क्लाइंब रूफ और वॉल क्लाइंबिंग भी आती है? कार्तिक ने जब देखा कि दुकानदार उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा है तो उसने अपना सिर खुजाते हुए शर्म से कहा, बॉस मैं तो बस ब्लाइंडली प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती है, मैंने जो किया वो साइंस था, आर्ट नहीं। कार्तिक की बात सुनकर दुकान के मालिक ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सच में तुम सही कह रहे हो, ये सब कुछ साइंस है? पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कैसे उन सब स्टूडेंट्स को मारा था, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल सकते हो? दुकान मालिक की बात सुनकर कार्तिक एकदम चुप हो गया और इस वक्त उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर पहले उसने स्कूल के 2-4 बच्चों को मारा था जिसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यह दुकानदार कह रहा है कि उसे इसकी बातों पर विश्वास ही नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या करेगा आप कार्तिक आगे जानने कि वो कैसे उसे समझाए कि ये सिर्फ एक सिंपल सी लड़ाई थी और कार्तिक 24 साल का है। क्या वो 17-18 साल के छोटे मोटे बच्चों को संभाल नहीं सकता? मैगी और उसके बाकी लोगों के सामने तो कार्तिक कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैगी ने एक बार अपने हाथों से ही स्टील का बना हुआ गेट चलती गाड़ी से उखाड़ कर फेंक दिया था। उसकी ताकत के सामने तो कार्तिक 0.1% भी नहीं था। कार्तिक अपने आप में ही सोच रहा था उसे ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन तानिया से बात करनी होगी ताकि वो उसके बारे में और जान सके, क्योंकि अगर एक बार इन दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे को पता चल गई तो शायद कुछ टाइम तक इन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कार्तिक के पास अब यहाँ रुकने का कोई और कारण नहीं था। तानिया भी आज पूरे दिन स्कूल में रहने वाली थी, इसीलिए कार्तिक वापस बस पकड़कर अपने उसी किराए के मकान में आ गया। जैसे ही कार्तिक बस से उतरकर अपनी सोसाइटी के पास आया तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल गई। इस वक्त उसकी आंखों के सामने लकी खड़ा हुआ था। लकी को देखकर कार्तिक को सुबह की बात याद आ गई कि किस तरह से उसने सुबह बहुत ही रूड तरीके से लकी से बात की थी और लकी ने कहा था कि वो उसे देख लेगा। कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि दोपहर होने से पहले ही लकी अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा और कार्तिक को सबक सिखाने के लिए इतने सारे लोग लेकर आ जाएगा। लकी इतनी सी उम्र में बहुत ज्यादा बदतमीज, घमंडी और आवारा बनते जा रहा था और ये बात कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जितना उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया था उस हिसाब से लकी और उसके पापा को तानिया अपने घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी।
और कहीं ना कहीं इसी वजह से कार्तिक लकी को पसंद भी नहीं करता था। कार्तिक ने सुबह लकी से कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो एक बच्चे के लेवल पर जाकर अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहता था। लकी से लड़ाई करके कार्तिक खुद का टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि अब जो हरकत लकी ने की थी कार्तिक उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लकी अपने साथ इस वक्त 20 से ज्यादा लोगों को लेकर आया था और सबके चेहरे काफी डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये लोग लड़ने के लिए काफी बेताब हो रहे हैं। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि पता नहीं वो किस घड़ी में इस शहर में आया था। जब से यहाँ आया है तब से किसी न किसी से लड़ाई हो रही है और अब एक बच्चा भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। कार्तिक ने ध्यान से इन सब 20 लोगों को देखा और मन ही मन बोला, लगता है आज फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पता नहीं एक दिन में मुझे कितनी बार लड़ना पड़ेगा। अभिषेक और उसके दोस्तों से लड़ना कार्तिक के लिए आसान बात थी, पर इस वक्त लकी अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो थोड़े से खतरनाक लग रहे थे और एक साथ 20 लोगों से लड़ना कार्तिक के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये लोग अपने साथ हथियार और स्टील के रॉड लेकर आए थे। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि जिस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता कि ठीक से खाना कैसे खाते हैं, उस उम्र में लकी गुंडों को लेकर आ गया। इसे लगता है कि मूवी में जैसा होता है वैसा ही होगा यहाँ और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हीरो बन के इधर उधर घूमेगा। लकी जो कार्तिक के सामने खड़ा था इस वक्त कार्तिक को बहुत ही सीरियस होकर देख रहा था और गुस्से से देखते हुए कार्तिक से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस बातें करता हूँ और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? तुमने आज सुबह मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता था। तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। लकी की बातें सुनकर कार्तिक ने गहरी लंबी सांस ली और अपना सिर हेल्पलेस होते हुए नामे हिलाकर कहा, तुम स्कूल नहीं गए क्या? तुम्हारे पास इतना टाइम कहां से आया? तुम स्कूल टाइम में यहाँ आकर मेरा रास्ता रोक रहे हो, कहीं तुमने अपनी क्लास तो स्किप नहीं की? कार्तिक का सवाल सुनकर लकी ने उसी एटीट्यूड में कहा, हाँ मैंने क्लास स्किप की है, इसमें क्या बड़ी बात हो? मेरी स्कूल के टीचर में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कहीं भी जाने से रोक सके। कार्तिक ने एक बार ध्यान से एक नजर लकी और उसके पीछे खड़े हुए लोगों को देखा। इनमें से कुछ लोग तो लकी के दोस्त थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे ये लोग अक्सर अपनी क्लास बंक करते ही रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत पहले ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और इधर उधर बेवकूफों की तरह घूमते रहते थे और लोगों से लड़ते रहते थे। इन लोगों को देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ना तो इन लोगों से डर लग रहा था और ना ही कोई इनकी परवाह थी। आफ्टर ऑल कार्तिक इतने बड़े परिवार का बेताज बादशाह था। कार्तिक तो शायद ऐसे छोटे मोटे गुंडों के कांटेक्ट में कभी आता भी नहीं अगर उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई होती तो। कार्तिक को इतना शांत देखकर लकी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने साथ 20 से ज्यादा लोगों को लेकर आया हूं और तुम अभी भी शांत खड़े हो। इतने सारे लोग तुम्हारी आरती उतारने के लिए नहीं लेकर आया हूं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर आया हूं, और अभी भी तुम मुझ पर हंस रहे हो। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कार्तिक ने एक नजर उठाकर लकी को देखा, उसके बाद एक एक शब्द चबाते हुए बोला, अबे ओए 4 फुट 2 इंच, तू समझता क्या है अपने आप को? तुझे सच में लगता है कि इन 2-4 लोगों को मेरे सामने लाकर तू मुझे मारेगा? मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? तू जो ये गली और नुक्कड़ के किराए के गुंडे लेकर आया है ना, इन्हें मैं 2 मिनट में कुचल के रख दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर लकी आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही कार्तिक चलकर उसके पास गया और उसके सिर पर हल्की सी टपरी मारकर हंसते हुए बोला, जाकर स्कूल में पढ़ाई करो, इन खिलौनों से खेल लेना बाद में। इतना कहकर कार्तिक बिना लकी और बाकी लोगों के सवाल का जवाब या इंतजार किए तुरंत वहां से अंदर चला गया। कार्तिक की ऐसी हरकत देख लकी अपनी जगह पर बेवकूफ सा खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हो गया। क्या कोई उसके साथ मजाक करके चला गया? उसने इतनी मेहनत करके स्कूल बंक करके अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया और कब से कार्तिक का इंतजार कर रहा था और कार्तिक उसका मजाक बनाकर चला गया। ये कैसे हो सकता था? खैर, जब तक लकी अपने होश में आया तब तक कार्तिक जा चुका था और ये देखकर लकी के साथ आए उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगे और वहां से चले गए। आज लकी को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके एक दिन में 2 बार इंसल्ट कैसे कर सकता है। लगभग 2-3 घंटे के बाद कार्तिक वापस किसी काम से जब सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे सोसाइटी में आ रहा था तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से लकी से हुई। लकी को इस तरह उदास और हताश देख कार्तिक ने उससे पूछा, तुम वापस स्कूल नहीं गए? अभी भी तुम्हारे दिमाग पर मुझसे बदला लेने का भूत चढ़ा हुआ है क्या? बहुत छोटे हो तो अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। इस बार कार्तिक की आवाज में धमकी और एडवाइस दोनों थी, जिसे लकी भी समझ रहा था। शुरू में जब उसके दोस्त उसका मजाक बनाकर गए तो एक बार के लिए लकी को गुस्सा आया था, पर अब कार्तिक की बातें सुनकर उसे वाकई समझ में आ रहा था कि कार्तिक से दूर रहना ही ठीक है। लकी ने जाते जाते खोखली धमकी कार्तिक को देते हुए कहा, यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक बनाना बंद करो। आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर यह मामला शांत नहीं होगा। मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। कार्तिक ने जब देखा कि लकी अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है और जाते जाते उसे खोखली धमकी दे रहा है तो कार्तिक के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। कार्तिक 2 कदम चढ़कर ऊपर की तरफ आया और फिर एक बार पलटकर उसने लकी को देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास नहीं घूमती है, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। अपने आप को हीरो समझना और इस जिंदगी को फिल्म समझना बंद करो जो 3 घंटे में कहानी पूरी हो जाए। अपनी आंखें खुली रखो और दुनियादारी समझो। बचपन से माँ बाप के लाड़ प्यार में पले हो, इसीलिए जरूरत से ज्यादा आवारा हो गए हो। वरना ध्यान रखना, तुम हर किसी को बिना वजह परेशान नहीं कर सकते, और अगर किया तो। इतना कहकर कार्तिक ने अपने हाथों का मुक्का बनाया और लकी की तरफ कर दिया, जिससे अगले ही पल लकी डरकर 2 कदम पीछे हो गया और कार्तिक तिरछी मुस्कान देकर निकल गया। कार्तिक के जाने के बाद लकी को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई सबक मिला है, बल्कि इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। और वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में आकर कार्तिक के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते रात हो गई और कार्तिक जाकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया। हमेशा की तरह आज भी उसकी बहन तानिया अपनी साइकिल से चुपचाप घर आ रही थी और तानिया को सही सलामत घर आते हुए देख कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
कार्तिक के मन में इस वक्त बाहर जाकर अपनी बहन से मिलने का कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जाकर उससे क्या बात करे। आज से पहले उन लोगों की ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए कार्तिक एकदम से उसके साथ ज्यादा पर्सनल नहीं हो सकता था। चुपचाप बालकनी में खड़े होकर अपनी बहन को घर जाते हुए देखकर कार्तिक पूरी तरह संतुष्ट था। इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। कार्तिक के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी, पर अगले ही पल अचानक से उसकी आंखों की भौहें तन गई। तानिया को घर गए कुछ मिनट नहीं हुए थे कि उनके घर से अचानक बहस करने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तानिया इस वक्त काफी गुस्से में है। कार्तिक ने जब लगातार अपने पड़ोस में बने घर में से लड़ाई की आवाज आती हुई सुनी तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे इस वक्त तानिया के घर वालों पर भी काफी गुस्सा आ रहा था। अभी तक तो कार्तिक को समझ में आ गया था कि तानिया एक सुलझी हुई और सिंपल समझदार लड़की है, पर उसके माँ बाप उसे एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझते। जैसे जैसे लड़ाई की आवाज तेज होती जा रही थी, कार्तिक खुद को और ज्यादा शांत नहीं रख पा रहा था। वो सच में तानिया के घर जाकर उसे सपोर्ट करना चाहता था। हालांकि 2 कदम आगे बढ़कर ही कार्तिक ने खुद को रोक लिया और कुछ देर सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वो इस वक्त तानिया के घर गया तो पता नहीं तानिया के परिवार वाले क्या समझेंगे, और हो सकता है कि इसका इल्जाम भी वो लोग तानिया पर लगा दें। कार्तिक किसी भी हाल में अपनी असली आइडेंटिटी इन लोगों को पता नहीं चलने दे सकता था, और बिना किसी ठोस कारण के तानिया के घर जा भी नहीं सकता था। कार्तिक को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बहन कुछ कदम दूरी पर ही मुसीबत में थी, पर फिर भी वो उसे बचा नहीं सकता था और ना ही उसकी मदद कर सकता था। कार्तिक ने खुद को शांत किया और सोचा कि इतनी जल्दी किसी भी तरह की जल्दबाजी उसे खतरे में डाल सकती है। इसीलिए उसे सबसे पहले ये पता लगाना था कि आखिर तानिया के घर में चल क्या रहा है और उसके घर में से ये लड़ने की आवाज क्यों आ रही है। कार्तिक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी तानिया के घर से आती आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और जल्दी ही उस घर की सारी लाइट्स भी बंद हो गई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग इस वक्त आराम कर रहे हों। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा तानिया के घर में? क्या कार्तिक तानिया के घर से आती हुई आवाज बंद हो गई और घर में जो लाइट्स जली हुई थी वो भी बंद हो गई? कार्तिक जो अपने कमरे के हॉल में खड़ा हुआ था उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अब आराम कर रहे हैं। कार्तिक धीरे धीरे सोचने लगा कि वो अब क्या करे जिससे उसकी बहन जल्दी ही उससे इंप्रेस हो जाए और कार्तिक अपनी असली पहचान उसे बताकर अपने साथ ले जाए। पर इस बात का कोई फायदा नहीं था। कार्तिक जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ज्यादा उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। कार्तिक ने डायरेक्ट जाकर तानिया से कह दिया कि वो उसका भाई है तो शायद तानिया के लिए ये एक सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक होगा। कार्तिक का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसीलिए उसने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसके 2-3 कश लेने शुरू किए। कार्तिक बार बार सोच रहा था कि वो किस तरह से तानिया के परिवार को हैंडल करे जिससे तानिया की मुसीबत कम हो जाए, और उसके पास अभी तक कोई आइडिया था नहीं। चाहे वो जितना अमीर हो, जितना ताकतवर हो, पर फिर भी उसकी ये ताकत, उसका ये पैसा आज फिर एक बार किसी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि कार्तिक अपनी बहन का इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। कार्तिक चाहता तो जबरदस्ती बिना अपनी बहन की मर्जी के चाहे उसे अपने साथ अपने आइलैंड पर ले जा सकता था, पर इससे कार्तिक की जिद पूरी हो जाती। उसकी बहन उसे कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि चाहे कार्तिक माने या ना माने पर तानिया का असली घर यही था और यहाँ उसकी अपनी सगी माँ रहती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तानिया और उसकी माँ के बीच का रिश्ता कितना अच्छा है और कितना खराब। 17 साल तक उसी की माँ ने उसे पाला है और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी थी। कार्तिक को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब कार्तिक तानिया को सच्चाई बताएगा तो तानिया उसके साथ यहाँ से जाएगी या नहीं, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो कार्तिक जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी उसे बगल वाले घर का मेन दरवाजा खुलने की आवाज आई। कार्तिक ने तुरंत अपने गेट से झांककर बिल्ली की तरह आंखें निकालकर बाहर की तरफ देखा, जहां तानिया अपने सिर को नीचे किए हुए बहुत थकी हुई सी अपने घर से बाहर निकल रही थी और घर का दरवाजा बंद करके वो कुछ कदम दूर सीढ़ियों के पास आकर बैठ गई। कार्तिक ध्यान से तानिया को देख रहा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके कंधे लगातार उचकने लगे और जल्दी ही कार्तिक के कानों में तानिया के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कार्तिक अब खुद को और ज्यादा नहीं रोक सकता था। वो जल्दी ही गेट खोलकर बाहर आ गया। कार्तिक ने तेज गेट खोला था, जिसकी आवाज सुनकर तानिया अपनी डबडबाती आंखों से गेट खुलने की आवाज की तरफ देखने लगी। उसने जब देखा कि कार्तिक अपने घर से बाहर निकल रहा है तो उसने सुकून की थोड़ी सांस ली, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली से कोई आया होगा। हालांकि अगले ही पल तानिया को एहसास हो गया कि कुछ देर पहले वो किस तरह से रो रही थी, जिसकी वजह से कार्तिक उसे देखकर काफी एम्बैरस हुआ होगा। पता नहीं कार्तिक उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। यही सब सोचकर उसने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कार्तिक से बोली, तुम इतनी रात को बाहर क्यों आए? कितनी देर हो गई, अभी तक सोई क्यों नहीं? कार्तिक ने जब अपनी बहन को इस तरह जबरदस्ती हंसते हुए और सब कुछ ठीक है टाइप प्रिटेंड करते हुए देखा तो उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसने तानिया से कहा, तुम्हें अपने आंसू छिपाने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम लोग अंदर आर्ग्यू कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अंदर किस बात पर तुम सब लोग बहस कर रहे थे? अपने सवाल पूछकर कार्तिक ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ रुमाल तानिया की तरफ बढ़ा दिया। तानिया ने अपना हाथ बढ़ाकर रुमाल लिया और हल्के से थैंक यू बोलकर अपनी आंखों से आए आंसुओं को पोंछने लगी और उसके बाद कार्तिक से बोली, क्या मेरे घर की आवाज से तुम्हें डिस्टर्ब हो गया? आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। तानिया को अभी भी अपनी फिक्र करते हुए देखकर कार्तिक ने तुरंत उससे कहा, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मैं अभी तक सोया ही नहीं था। पता नहीं क्यों पर तानिया को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसका दिमाग उसके साथ है ही नहीं। वो बार बार डिस्टर्ब हो रही थी और अचानक ही उसने कार्तिक से कहा, शायद तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए हो, चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ। तानिया को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर कार्तिक का दिल और ज्यादा दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसे चोट पहुंचाना चाहता है। उसने तानिया से कहा, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बनती नहीं है ना? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो सकता है कि तुम्हें अच्छा महसूस हो। कार्तिक की बातें सुनकर तानिया अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथ फैलाकर और अपनी चिन को अपने घुटनों पर रखकर सामने से आ रही मून लाइट को देखने लगी।
कुछ देर तक चांद को देखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। कार्तिक जो अभी तक खड़ा हुआ था वो आगे चलकर उसके पास गया और उसके साथ बैठते हुए बोला, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कार्तिक का सवाल सुनकर 1 मिनट के लिए तानिया दंग रह गई। हालांकि उसने कार्तिक के लिए थोड़ी जगह बनाते हुए उससे कहा, हाँ ठीक है बैठ जाओ। तानिया को चुप देखकर कार्तिक को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसने परेशान होते हुए तानिया से कहा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बोलो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तुम्हें जो कहना है तुम कहो, पर इस तरह चुपचाप मत बैठो। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने अपने घुटनों में थोड़ा सा और अपना मुंह छिपा लिया और धीरे से बोली, अभी अभी जो कुछ भी हुआ है वो बताना थोड़ा सा अजीब है और साथ ही साथ थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है। तानिया की बात सुनकर कार्तिक चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अभी भी वो दोनों सिर्फ दोस्त थे जिनकी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इससे ज्यादा इन लोगों के बीच में कोई और रिश्ता नहीं था। तानिया के घर में काफी दिक्कत चल रही थी और अगर वो अपनी बात किसी से कहना भी चाहे तो शायद इस वक्त वो कार्तिक नहीं होगा, क्योंकि कार्तिक अभी भी एक बाहर का इंसान था जिसके साथ घर की बातें शेयर करना या अपने दिल की बातें शेयर करना थोड़ा सा तानिया को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। कार्तिक भी ये बात जानता था और वो दिल से चाहता था कि वो अभी भी इसी वक्त अपनी बहन को कहे कि वो उसका भाई है और उसकी बहन उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकती है। वो कोई बाहर का इंसान नहीं है, पर चाहकर भी कार्तिक इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। कार्तिक ने भी आगे कुछ नहीं कहा और तानिया के बगल में बैठकर उसकी तरह चुपचाप चांद को देखने लगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे और इसी तरह चांद को देखने लगे। फाइनली एक लंबी गहरी सांस लेकर तानिया ने कहा, ठीक है, इस तरह चुपचाप बैठना और भी ज्यादा awkward लग रहा है और मैं अपने दिल में जो भी है उसे और ज्यादा छुपा कर नहीं रख सकती हूँ। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, वही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, बताओ मुझे, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने हंसते हुए कहा, असल में बात सबको पता है, उसे बताकर ही क्या फायदा, अगर लोगों को पता चल भी जाए तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असल में मेरा परिवार चाहता है कि मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाऊं और मेरी 12th की पढ़ाई पूरी होते ही मैं उस इंसान के साथ शादी कर लूं। जैसे ही कार्तिक ने तानिया की बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने लगभग डरते हुए कहा, क्या तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी तुम्हारा परिवार तुम्हारी शादी करवा देना चाहता है और तुम किससे शादी करने वाली हो? कार्तिक का सवाल सुनकर तानिया ने गुस्से से कहा, उन लोगों का कहना है कि वो लोग मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजकर मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर सच तो ये है कि ये शादी सिर्फ पैसों के लिए होगी। असल में ये लोग मुझे बेचने वाले हैं, मेरी शादी अमीर घर में करवाकर ये लोग पैसे लेना चाहते हैं। जैसे ही कार्तिक ने तानिया की बात सुनी तो उसने गुस्से से अपने ही हाथों की कलाई मरोड़नी शुरू कर दी। उसे मन ही मन इस वक्त तानिया के परिवार से नफरत होने लगी थी। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ इस बात पर कैसे सहमत हो सकती थी। उसकी बहन सिर्फ 17 साल की थी, जिसकी 12th की पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके एकेडमिक रिजल्ट्स भी हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और उनके बेटे से तो बहुत अच्छे रहे हैं। उसके बाद भी उसकी माँ उसे ये सब करने के लिए कह रही थी। कार्तिक इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। कार्तिक बिना कुछ सोचे समझे तानिया से कहता है, जितना मुझे पता है तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने तुरंत उससे कहा, बिल्कुल, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आज नहीं तो कल मुझे शादी करनी पड़ेगी, पर मैं आज शादी नहीं करना चाहती। कुछ टाइम के बाद जब मुझे लगेगा कि मैं शादी के लायक हूँ तब मैं खुद शादी के लिए हाँ कह दूंगी। और सबसे बड़ी बात, बिना सोचे समझे सिर्फ पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी करवा देना कहाँ तक सही है? तानिया की सारी बातें सुनकर कार्तिक ने उससे पूछा, तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? कार्तिक का ये सवाल सुनकर तानिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई और कंफ्यूज होते हुए बोली, मुझे नहीं पता, पहले तो मैं यही चाहती थी कि मैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में लाऊं और स्कॉलरशिप के दम पर बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं, फिर वहीं हॉस्टल में रहकर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। पर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उससे पहले ही मेरी शादी के बारे में ये सब कुछ सोचकर कार्तिक ने हैरान होते हुए तानिया से पूछा, क्या तुम्हें अपने इस घर से कोई लगाव है? शुरू से लेकर अभी तक कार्तिक को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि शायद तानिया सच जानने के बाद भी उसके साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो बचपन से इसी घर में रही है, अपनी माँ के साथ रही है और वो अपनी माँ को छोड़कर कभी कार्तिक के साथ आने के लिए हाँ नहीं कहेगी। हालांकि अब कार्तिक को इस बात का एहसास हो रहा था कि तानिया खुद इस घर से, इन लोगों से दूर चले जाना चाहती है। कार्तिक का सवाल सुनकर तानिया ने बिना झिझक के कहा, बिल्कुल, ये परिवार मुझे अपने साथ रखना डिजर्व नहीं करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस परिवार के लिए मैटर करती हूँ। शायद मैं कोई सामान हूँ जिसे ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। मैं तो बहुत पहले ये घर छोड़कर चली जाना चाहती थी। जैसे ही कार्तिक ने तानिया की बात सुनी तो वो दिल ही दिल में और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मन ही मन तानिया से बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जैसे ही ये बात कार्तिक के गले से बाहर आने लगी तो पता नहीं क्यों पर उसके मुंह में ही ये बात दबी रह गई। कार्तिक हिम्मत करके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तानिया के घर का दरवाजा जोर से खुला, जिसकी वजह से कार्तिक डिस्टर्ब हो गया और अपनी बात नहीं कह पाया। कार्तिक ने गुस्से से पीछे पलट कर देखा, जहां से आवाज आई थी इस वक्त सामने कोई और नहीं बल्कि तानिया का सौतेला भाई लकी खड़ा था। और जैसे ही लकी ने तानिया के बगल में कार्तिक को उसके इतने पास बैठे हुए देखा तो उसने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। क्या लगता है आपको, क्या लकी कार्तिक से बदला लेने के लिए इस बात को बड़ा बना देगा? या आने ही वाला था कि तभी तानिया के घर का दरवाजा खुला और लकी बाहर आया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बहन सीढ़ियों पर बैठी हुई है, उसके बगल में कार्तिक बैठा हुआ है, तो ये देखकर उसने इस तरह के एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसने बहुत कुछ गलत देख लिया हो और थोड़ा तेज चिल्लाते हुए बोला, ओह माय गॉड, मुझे पता ही था कि तुम आधी रात को सोई नहीं होगी। तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों निकले? अच्छा, अब समझ में आया, तुम्हारा इसी के साथ अफेयर चल रहा है ना, पर आज तुम पकड़ी गई हो और मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा।
जैसे जैसे कार्तिक लकी की बातें सुन रहा था, उसके मन में लकी को लेकर नफरत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर भी तानिया के करीब रहने के लिए उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना था, लकी से ठीक से बात करनी थी। कार्तिक ने लकी से सवाल करते हुए कहा, अच्छा होगा कि अगर तुम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुमने अभी कुछ भी जो कहा वो तुम्हारी बहन के बारे में था? कार्तिक की बात सुनकर लकी उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम पकड़े गए हो। अब इस तरह मत दिखाओ जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था। जब से तुम मेरे घर के बगल में शिफ्ट हुए हो तब से मुझे लग रहा था कि तुम्हारा जरूर तानिया के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसे गरीब आदमी के साथ मेरी बहन का रिश्ता कभी नहीं होगा, और तुम सपने में भी उसके बारे में सोचने के लायक नहीं हो। बगल में बैठी तानिया ने जब देखा कि उसका भाई उसकी उम्र से ज्यादा बोल रहा है और उसके शब्द बहुत ज्यादा घटिया तरीके से बाहर आ रहे हैं, तो वो तुरंत गुस्से से खड़ी हुई लकी से बोली, लकी, मैं और कार्तिक सिर्फ दोस्त हैं, बिना वजह बात का पतंगड़ मत बनाओ। जैसे ही लकी ने तानिया की बात सुनी तो तुरंत उसके शब्दों को वो पकड़ते हुए बोला, ओह, तो इसका नाम कार्तिक है। तुम दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, जबकि इसे यहाँ आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, और तो और तुम दोनों एक दूसरे को दोस्त भी कह रहे हो। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो तानिया? एक तरफ लकी को तानिया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो दूसरी तरफ तानिया लकी को कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं थी। लकी ने अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए तानिया को देखते हुए उससे कहा, कुछ देर पहले तुम कसम खाकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि तुम सिर्फ कॉलेज जाओगी और किसी ब्लाइंड डेट पर जाकर किसी के साथ शादी नहीं करोगी, और अब तुम आधी रात को इस तरह किसी गैर लड़के के साथ उसके इतने करीब बैठी हुई हो। मैं अभी पापा को और मम्मी को बुलाता हूँ। जैसे ही तानिया ने ये सारी बात सुनी तो उसने तुरंत घबराते हुए अपने भाई को रोकते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तानिया कितना भी रोक ले पर लकी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे तो जैसे तमाशा करने का एक और मौका मिल गया था। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाकर अपने माँ बाप को बुलाने ही वाला था, पर कार्तिक उसे ये मौका कैसे दे सकता था? वैसे तो कार्तिक को तानिया के माँ बाप से बिल्कुल डर नहीं लगता था, पर वो आधी रात को इस तरह पूरी सोसाइटी के बीच में हंगामा करना सही नहीं समझ रहा था। इसीलिए जैसे ही लकी ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला तो तुरंत कार्तिक ने आगे बढ़कर लकी के गले पर चाकू रख दिया। अगले ही पल लकी की आवाज उसके गले में ही रह गई और बेहोश होकर नीचे गिरने से पहले ही उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। लकी को इस तरह जमीन पर गिरा हुआ देखकर तानिया ने डरते हुए कार्तिक से कहा, तुमने लकी को मार दिया? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, तुमने मुझे क्या मर्डर समझ के रखा है, जो हर वक्त किसी न किसी को मारते रहेगा? मैंने बस इसे हल्का सा डराया जिसकी वजह से बेहोश होकर गिर गया। इसे जो ड्रामा करना है करने दो, तुम बाकी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? तानिया को इतना चिंता करते हुए कार्तिक ने उससे पूछा, क्यों? तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये तो तुम्हें बिल्कुल इज्जत नहीं देता, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, और फिर तुम्हें इसकी परवाह इतनी क्यों रही? इस वक्त कार्तिक के दिल में एक के बाद एक मिक्स्ड फीलिंग आती जा रही थी। कार्तिक, तानिया और लकी, इन तीनों के बीच का रिश्ता थोड़ा सा अजीब हो गया था। कार्तिक और तानिया के पापा एक थे तो वहीं दूसरी तरफ लकी और तानिया की माँ एक थी, जिस वजह से जहां एक तरफ कार्तिक तानिया का भाई था तो वहीं दूसरी तरफ लकी भी तानिया का भाई था, और इन तीनों के बीच में तानिया कॉमन हो गई थी। और कार्तिक को लकी से कोई लेना देना नहीं था, पर जब उसने देखा कि तानिया लकी को लेकर काफी चिंता कर रही है तो उसे मन ही मन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा। वो अपनी बहन को किसी और की परवाह करते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि कार्तिक अपनी सोच में ज्यादा आगे तक जा पाता उससे पहले ही अनएक्सपेक्टेडली तानिया ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं हो रही है, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि अगर कुछ गलत हो गया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। जैसे ही कार्तिक ने तानिया को इतनी परवाह करते हुए देखा तो उसकी सारी चिंता दूर हो गई, उसका दिल खुश हो गया। कार्तिक इस बात से खुश था कि तानिया कम से कम उसके बारे में सोच रही है, उसकी परवाह कर रही है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। अचानक से लकी के आ जाने की वजह से कार्तिक को जो जरूरी बात तानिया से करनी थी वो अधूरी रह गई। तभी कार्तिक ने घड़ी में टाइम देखा, इस वक्त काफी लेट हो गया था, इसीलिए कार्तिक ने तानिया से कहा, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर आराम करो, किसी भी बात के बारे में ज्यादा मत सोचना, और तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी लाइफ जल्दी ही अच्छी होने वाली है। जैसे ही तानिया ने कार्तिक की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। जितना तानिया को पता था उसके पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि वो लोग उसकी शादी करवा रहे हैं। ऐसे में उसके साथ अब और क्या नया होने वाला था। कुछ देर तक दिमाग लगाकर तानिया ने सोचा कि शायद कार्तिक उसे कंफर्टेबल करने के लिए ये सारी बातें कह रहा है। कार्तिक की बात मानकर तानिया वापस अपने घर की तरफ जाने लगी और जाते जाते उसने कार्तिक से कहा, थैंक यू सो मच कार्तिक, एक बार फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया और बार बार तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करके मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तानिया को इतनी फॉर्मेलिटी करते हुए देखकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है, आफ्टर ऑल तुमने मेरी इतनी मदद की है। कार्तिक की बात सुनकर तानिया मुस्कुराकर नीचे बैठ गई और लकी को उठाकर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी और इस वजह से वो लकी को हिला भी नहीं पा रही थी। अगर तानिया कार्तिक की बात मानती तो इस फालतू इंसान को यहीं छोड़कर आराम से घर जाकर सो जाती और कल जो भी होना होता उसे कल पर छोड़ देती। लेकिन फिर भी कार्तिक ने जब देखा कि तानिया काफी मेहनत कर रही है तो वो खुद ही आगे कदम बढ़ाकर उसकी मदद करने के लिए आगे आया। कार्तिक तानिया के पास आया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को ये तानिया के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसने सजेस्ट करते हुए तानिया से कहा, इस लड़के को यहीं दरवाजे पर छोड़ दो, अगर तुम इसे सबक नहीं सिखाओगी तो इसे कभी नहीं पता चलेगा कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। तानिया ने कुछ देर कार्तिक के सुझाव के बारे में सोचकर और फिर लकी को घसीटते हुए दरवाजे के पास छोड़ दिया। लकी इस वक्त दरवाजे के पास पड़ा हुआ था और तानिया को उसकी कोई परवाह नहीं हो रही थी। तानिया जानती थी कि लकी की जान को कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए उसने लकी को वहीं छोड़ दिया। जल्दी ही तानिया और कार्तिक दोनों अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह कार्तिक जल्दी जागकर तानिया का उसके स्कूल तक पीछा करने लगा। जब उसने देखा कि सब कुछ ठीक है और तानिया भी नॉर्मल लग रही है तब जाकर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। इस दौरान कार्तिक ने तानिया को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि वो उसका पीछा कर रहा है।
जल्दी ही कार्तिक यहाँ से उस टेम्परेरी स्टेशन पर चला गया जहाँ मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स रुके हुए थे। इस वक्त कार्तिक काफी गुस्से में नजर आ रहा था। कार्तिक को ऐसे देखकर मैगी ने हिम्मत करते हुए पूछा, बॉस क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? मैगी का सवाल पूछना ही था कि कार्तिक ने अपना सारा गुस्सा उगलते हुए कहा, यह सब कुछ कल रात की बात है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तानिया की माँ और उसका वो सौतेला बाप इतने आगे तक। इतना कहते कहते कार्तिक चुप हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैगी को पता था कि कल रात को हुआ क्या था, क्योंकि मैगी कार्तिक की पर्सनल बॉडीगार्ड थी और इसी वजह से वो कभी भी कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ती थी। हर वक्त उसकी परछाई की तरह किसी ना किसी तरह उसके साथ रहती थी। कल रात को पूरा कॉरिडोर भले ही शांत लग रहा हो, पर सच तो ये था कि मैगी और कुछ जरूरी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स चुपचाप वहां पर छुपे हुए थे। और रही बात तानिया और कार्तिक के बीच बातचीत की, तो नेचुरली इन लोगों ने सब कुछ सुन लिया था। कार्तिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जो बात उसे अभी भी सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी वो ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को अपनी असली पहचान कैसे बताए। तानिया को लगता था कि उसके घर के जो भी मामले हैं वो उसे जकड़ रहे हैं, जिससे वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती है। पर कार्तिक की नजरों में ये सारी बहुत छोटी बातें थी। वो आराम से अपनी बहन की मदद कर सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हक से अपनी बहन की मदद करे। वो ऐसा क्या करे कि तानिया उसे अपनी मदद करने दे। अगर कार्तिक अपनी पहचान बता देता है तो मुसीबत बढ़ जाएगी, और अगर वो अपनी पहचान नहीं बताता है तो तानिया और उसका परिवार कभी भी उसे अपने घर के मामलों में बोलने की इजाजत नहीं देंगे। और यही सब सोचकर कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। कुछ सोचकर मैगी ने कार्तिक से कहा, बॉस मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन में कहीं खो गए। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? बताओ मुझे। कार्तिक का सवाल सुनकर मैगी कुछ देर तक सोचती रही। उसके बाद उसने कार्तिक से कहा, बॉस मुझे लगता है कि अगर आपको पेड़ की ऊंचाई तक जाना है तो इन छोटी छोटी डालियों को काटना होगा जो आपका रास्ता रोक रही है। मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट तानिया को बता देना चाहिए कि आपकी असली पहचान क्या है, क्योंकि अगर आपने उसे बताने में देरी की तो इस तरह तानिया के लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। मैगी की बात सुनकर कार्तिक सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने सहमत होते हुए कहा, हाँ शायद मैं पहले कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी असली पहचान जानने के बाद तानिया कभी भी मुझे अपना भाई नहीं मानेगी, पर अब मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तानिया को सच बता देना चाहिए। कार्तिक को मैगी की बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब उसे इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जो कुछ भी है वो साफ साफ बता देना चाहिए। और वैसे भी तानिया में और उसमें एक ही पिता का खून है और इस बात को किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता है। सच जानने के बाद अगर तानिया कार्तिक को अपना भाई भी नहीं मानती है तो भी कार्तिक तानिया के प्रति एक भाई के सारे फर्ज निभाएगा। क्या लगता है आपको, क्या कार्तिक बता पाएगा सच तानिया को? और क्या होगा जब तानिया को कार्तिक और अपने रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी? क्या कर कार्तिक ने डिसाइड करते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारी बात करे या ना करे, चाहे वो मुझे अपना भाई माने या ना माने, पर मैं उसे अब उस घर में और ज्यादा परेशान नहीं होने दूंगा। मैगी की बात सुनकर कहीं ना कहीं कार्तिक का मूड अब अच्छा हो गया था। उसने मैगी से पूछा, ऑफिशियली मिलने वालों तो मुझे उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट तो तैयार करना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? कार्तिक ने यह सवाल मैगी से इसलिए पूछा था क्योंकि मैगी एक लड़की थी। अगर वो उसका भाई होता तो कार्तिक खुद की पसंद से उसे कुछ भी अच्छा सा गिफ्ट दे सकता था, पर लड़कियों को क्या पसंद आता है कार्तिक को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए कार्तिक को लगा कि मैगी उसे सबसे सही आइडिया दे सकती है, पर शायद कार्तिक ने गलत इंसान से पूछ लिया था। यह सच था कि मैगी एक लड़की थी, पर उसकी ऑर्डिनरी लाइफ में लड़कियों जैसा कुछ नहीं था। मैगी कभी भी बाकी लड़कियों की तरह ना तो तैयार होने में कोई एफर्ट लगाती थी और ना ही अच्छे कपड़े पहनने में कोई एफर्ट लगाती थी। वो हर वक्त इस तरह के कपड़ों में रहती थी और अपनी ड्यूटी किया करती थी। इस वजह से उसके पास कार्तिक को देने के लिए कोई भी अच्छा सुझाव था ही नहीं। मैगी ने बहुत ही डिफिकल्टी के साथ कार्तिक से कहा, बॉस वो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई जहाँ सिर्फ लड़के ही खड़े थे और ये देखकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे एक अच्छा सजेशन दे सके। थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर मैगी ने कार्तिक को सुझाव देते हुए कहा, बॉस क्यों ना हम उसे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी गिफ्ट करें। मैगी का सजेशन सुनकर कार्तिक ने धीरे से कहा, शायद इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छा आइडिया भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली अच्छा गिफ्ट देने में मीटिंग पूरी तरह से बेकार हो गई थी। हालांकि मैगी ने अभी अभी कपड़े और ज्वेलरी का जो आइडिया दिया था वो भी ठीक ठाक था। कार्तिक जब पहली बार तानिया से मिला था तब तानिया ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके बाद जब भी कार्तिक तानिया से मिला वो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में ही मिली। शायद उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। कार्तिक को थका हुआ देखकर मैगी ने उससे कहा, बॉस आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, मैं किसी को भेजकर ये सारा सामान मंगवा लेती हूँ। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत ना में अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं मैं पहली बार अपनी बहन को कोई गिफ्ट देने वाला हूँ, मैं खुद पर्सनली जाकर वो गिफ्ट पसंद करूंगा। जल्दी से गाड़ी तैयार करवाओ, मुझे इस शहर के सबसे बेस्ट शॉपिंग मॉल में जाना है। कार्तिक का ऑर्डर सुन के मैगी तुरंत सहमत होते हुए वहां से बाहर गाड़ी तैयार करने के लिए चली गई। वैसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे शॉपिंग मॉल नहीं थे क्योंकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था, इसी वजह से यहाँ पर ठीक ठाक शॉपिंग मॉल ही मिलते थे। हालांकि ऋषिकेश के बाहर की सिटी में भी इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी नहीं मिलते थे जितना कार्तिक खरीदना चाहता था। भले ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें महंगी हों, पर कार्तिक जैसे सुपर अमीर आदमी के लिए ये सारी चीजें बहुत सस्ती थी। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो उड़कर यहाँ से मुंबई या किसी बड़े शहर में चले जाए और वहां जाकर अपनी बहन के लिए अच्छे गिफ्ट्स खरीद ले। पर कार्तिक को डर था कि कहीं उसे वापस आने में लेट ना हो जाए, और अगर वो लेट होता है तो उसके हाथ से आज का मौका निकल जाएगा।
इसीलिए कार्तिक ऋषिकेश में ही अच्छी शॉप पर चला गया। कार्तिक ने खुद से कहा कि वो अभी तानिया को कोई ठीक ठाक गिफ्ट देगा, पर जब वो तानिया को अपने साथ अपने आइलैंड पर लेकर जाएगा, अपने मेंशन में रहेगा, तब वो इससे भी बड़ा गिफ्ट तानिया को देगा। कार्तिक से आज के दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो अपनी असली पहचान अपनी बहन को बताने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा था। कार्तिक जल्दी से गाड़ी में बैठा और शहर की सबसे अच्छी दुकान के लिए निकल गया। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उस दुकान पर बहुत सारी भीड़ देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए शांति से अच्छे से गिफ्ट पसंद करना चाहता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि बिना वजह की आवाज करके कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। वैसे तो कार्तिक कभी भी अपने अमीर होने के बारे में लोगों को नहीं बताता था। अंधेरे में भी वो शांति से निकल जाने वाला आदमी था, पर फिर भी अपना काम करते वक्त कोई उसे डिस्टर्ब करे ये उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। कार्तिक ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और तभी उसे एक लग्जरी स्टोर दिखाई दिया। कार्तिक ने तुरंत अपने लोगों को गाड़ी रोकने के लिए कहते हुए कहा, गाड़ी यहीं रोक दो, पहले उस सामने वाली दुकान पर चलते हैं। मैगी तुम जाओ और जाकर ये जगह खाली करवाओ। कार्तिक का ऑर्डर मिलते ही मैगी तुरंत इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही थी कि कार्तिक के इंस्ट्रक्शंस पर, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मैगी एक बात को हमेशा फॉलो करती थी कि चाहे जैसा भी इंस्ट्रक्शन कार्तिक उसे दे दे, उसे हर हाल में बिना सवाल किए उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। गाड़ी में से सबसे पहले निकलने वाला इंसान मैगी थी, जो तुरंत उस सामने वाली लग्जरी शॉप में चली गई। वहीं कार्तिक अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था और मैगी के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। मैगी अभी अभी जिस दुकान में गई थी वो दुकान इस पूरे शहर की सबसे लग्जरी दुकानों में से एक थी और इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन नेचुरली बहुत ज्यादा ग्रैंड और फैबुलस था। फिर भी ये सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों के लिए ही लग्जरी थी, क्योंकि कार्तिक इससे भी बड़ी बड़ी दुकानों पर जा चुका था और उसके लिए इस तरह की दुकानें मामूली शॉप से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस दुकान में किसी भी कपड़े और बैग की कीमत कम से कम 10,000 से शुरू होती थी, जो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये अमाउंट भी तब थी जब प्रमोशन और डिस्काउंट दिया जाता था। जब भी ब्रांड का कोई भी नया आइटम लॉन्च होता था तो उसकी कीमत लाखों में होती थी। बिना रिजर्वेशन के तो कोई भी मेंबर इस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं सकता था। शहर के 99% लोग तो इस दुकान के आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ मिलने वाला सामान उनकी पहुंच से बहुत बाहर है। इन महंगी दुकानों पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, बहुत कम कस्टमर्स यहाँ होते थे। आज भी वहाँ बहुत कम लोग थे, पर जैसे ही कार्तिक की लग्जरी गाड़ी उस दुकान के सामने आकर खड़ी हुई तो सारे लोगों का ध्यान उस गाड़ी पर ही टिक गया। इस दुकान पर आने वाले ज्यादातर कस्टमर्स महंगी गाड़ियों में ही आते थे और अभी भी इस दुकान की पार्किंग में 20 से ज्यादा महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी, पर कार्तिक की गाड़ी अभी भी सब पर भारी पड़ रही थी। इस वक्त उस दुकान में जितने भी कस्टमर्स थे उन्हें लग रहा था कि शायद कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए सारे लोग शॉपर असिस्टेंट को काफी हैरान होकर देखने लगे। तभी लोगों में आपस में बातें होनी शुरू हो गई, क्या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है? कीमत तो काफी ज्यादा लग रही है। जितना मुझे पता है ये गाड़ी टॉप रोल्स रॉयस बोट टेल कार है। इस एक गाड़ी की कीमत ही कम से कम 228 करोड़ रुपए है। अगर ऐसा है तो इस गाड़ी को एक दिन किराए पर लेने की कीमत ही कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए होगी। आखिर यहाँ पर किस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी करने वाले हैं ये लोग? एक तरफ आपस में कस्टमर्स बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ शॉप के स्टाफ मेंबर्स भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे तो सीनियर्स ने भी हमें नहीं बताया कि यहाँ पर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी आज होने वाली है। आखिर यहाँ होने क्या वाला है? जिस वक्त दुकान पर सारे लोग हैरान होकर गाड़ी को देख रहे थे, उसी वक्त मैगी दुकान में आई। शॉप की असिस्टेंट ने जैसे ही मैगी को अंदर आते हुए देखा तो उसने तुरंत झुककर उसे ग्रीट किया और मैगी से बोली, मैम मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर इस वक्त मैगी की जगह कोई और ऑर्डिनरी इंसान होता तो यहाँ का कोई भी स्टाफ उसे दुकान के अंदर नहीं आने देता। इस तरह प्यार से बोलना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि इन लोगों ने पहले ही मैगी को उस रोल्स रॉयस कार से बाहर आते हुए देख लिया था और उसके बाद मैगी का अपना टेम्परामेंट और अपीयरेंस लेवल भी काफी हाई था, जिसकी वजह से कोई भी एक नजर देखते ही मैगी से इंप्रेस हो जाए। दुकान में खड़े जितने भी लोग थे उन्होंने जब पहली बार मैगी को देखा तो उन्हें लगा कि शायद मैगी किसी बड़े घर की बहू है। हालांकि जब उन लोगों ने मैगी के कपड़े देखे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि कोई भी बड़े घर की बहू या बेटी घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के सीरियस और टाइट कपड़े तो कभी नहीं पहनेगी। क्योंकि इस वक्त मैगी ने एक लेडी सूट पहना हुआ था जिसकी पैंट बहुत अच्छे से आयरन की गई थी और उसके ऊपर कमर तक एक टाइट टॉप पहना हुआ था। आमतौर पर इस तरह के कपड़े बड़े घरों के बॉडीगार्ड्स पहनते थे। यहाँ खड़े लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि दिखने में जो लड़की किसी बड़े घर की बहू लग रही थी, कपड़े पहने हुए वो लड़की कोई सिक्योरिटी गार्ड लग रही थी। हालांकि जल्दी ही वहां खड़े सारे लोगों को समझ में आ गया था कि मैगी सच में एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो कोई बड़े घर की बेटी नहीं है। जैसे ही यहाँ खड़े लोगों को मैगी की असलियत पता चली तो सारे लोग कुछ देर के लिए दंग रह गए और जब मैगी ने अपनी बात यहाँ खड़े लोगों के सामने कही तो लोग और भी ज्यादा हेल्पलेस महसूस करने लगे। मैगी ने बहुत ही सीरियस होते हुए कहा, मेरे बॉस यहाँ आकर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज को छोड़कर बाकी लोगों का कोई काम नहीं है, इसलिए तुरंत ये जगह खाली कर दो। जैसे ही मैगी ने अपनी बात पूरी की तो आसपास खड़े लोग और कस्टमर्स अपनी जगह पर जम गए। कुछ देर तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तभी कुछ कस्टमर्स ने रिएक्ट करते हुए और नाखुश होते हुए कहा, क्या हम लोग यहाँ से चले जाएं? तुम हमें यहाँ से कैसे भगा सकती हो? यहाँ आए हुए कुछ कस्टमर्स को लग रहा था कि वो लोग यहाँ पैसे खर्च करने सामान खरीदने ही आए हैं, फिर वो लोग यहाँ से क्यों जाए? कोई भी अचानक से महंगी गाड़ी में बैठकर आएगा और कहेगा कि इस जगह को खाली कर दो, तो क्या हम लोग खाली कर देंगे? और आखिर गाड़ी में बैठे हुए आदमी की आइडेंटिटी क्या है? अगर वो अमीर है तो हम लोग भी अमीर हैं, अगर उसके पास पैसे हैं तो हमारे पास भी पैसे हैं, वो हम लोगों को अपने से कम कैसे समझ सकता है? अभी तक तो ये सारे लोग मन ही मन कह रहे थे, पर जल्दी ही आवाज उनके मुंह में भी आने लगी, मैंने कुछ गलत नहीं सुना? क्या तुम हम सब लोगों के बारे में कह रही हो? ये एक वुमेन स्टोर है, यहाँ पर एक आदमी का क्या काम? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो? मैं इस दुकान पर एक वीआईपी मेंबर हूँ, तुम्हें किसने हक दिया हमें यहाँ से बाहर भेजने का?
कौन है तुम्हारे बॉस, क्या आइडेंटिटी है उनकी? अभी तक दुकान पर जितनी भी लेडीज कस्टमर थीं वो सब काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गई। कहीं ना कहीं उनके इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह मैगी थी, क्योंकि वो बिना मेकअप के भी उन लोगों से 1000 गुना ज्यादा सुंदर लग रही थी और ये बात यहाँ आई हुई बाकी औरतों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपको क्या लगता है, क्या एक और तमाशा इंतजार कर रहा है कार्तिक